एनिमे की शुरुआत हमें लक्स नाम के एक लड़के से मिलवाती है जो कि कभी एक रॉयल फैमिली का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब उसकी फैमिली से पावर छीन ली जाती है तब लक्स का पूरा जीवन ही उलट पलट हो जाता है। कहते हैं कि उस वक्त लक्स इतना ज्यादा गुस्से और दर्द में था कि उसने एक पूरा का पूरा देश ही तबाह कर दिया। इसी वजह से लोग उसे एक बहुत ही खतरनाक और ओवर पावरफुल इंसान मानने लगते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब लक्स एक ऑल गर्ल एकेडमी में पहुंच जाता है। वो एकेडमी जहाँ पर आमतौर पर लड़कों का आना मना होता है। लक्स के हाथ में होती है एक बड़ी सी तलवार जो कि देखकर ही लगता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल हो ही नहीं सकता। सब कुछ उस दिन शुरू होता है जब लक्स किसी छोटी सी जॉब से वापस लौट रहा था। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो संभलता भी नहीं। अगले ही पल वो सीधा जाकर लड़कियों की बाथरूम में गिर जाता है और ऊपर से गिरता भी एक किस पर, एक लड़की जिसका नाम होता है लैसा। लैसा जब अपनी आंखें खोलती है और लक्स को अपने ऊपर देखती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में लक्स को धमकी देती है और कहती है कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिचुएशन को बिगड़ने से बचाने के लिए लक्स जल्दी जल्दी कुछ बोल देता है, लेकिन उसकी बात उल्टा और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। ये सुनते ही लैसा शर्म और गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो जाती है। बाथरूम में मौजूद बाकी लड़कियां भी डर जाती है और सोचने लगती है कि अब यहाँ पर बड़ा हंगामा होने वाला है। इसी के बाद लक्स को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। जेल के अंदर लक्स बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कुरीफर। वो लक्स को देखकर सीधा मुंह बना लेती है जिससे उसे लक्स से सख्त नफरत हो। लक्स अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन कुरीफर उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती। उसकी नजर सीधा लक्स की डार्क सोड पर पड़ जाती है और उसके बारे में सवाल करने लगती है। जैसे ही लक्स बताता है कि ये तलवार उसी की है, तभी वहाँ पर एक और इंसान आ जाता है जिसका नाम करिस होता है। करिस बताता है कि लक्स को अब प्रिंसिपल की ऑफिस लेकर जाया जाएगा जहाँ पर उसकी पनिशमेंट का फैसला होगा। रास्ते में लक्स की मुलाकात एक और लड़की से हो जाती है जिसका नाम टिल्फर होता है। वो थोड़ा मजाक के अंदाज में लक्स को छेड़ती है और कहती है कि आज तुम्हारी किस्मत टेस्ट होने वाली है। ऑफिस पहुंचकर हेडमास्टर रैली लक्स को सीधा उसके पुराने टाइटल से बुलाती है जो होता है अकाडिया का फॉर्मर प्रिंस, और ये बात सुनकर लक्स खुद भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। रैली बताती है कि पुराने एम्पायर के गिरने के बाद नए एम्पायर में ड्रैगनाइट ट्रेनिंग को बहुत ही सीरियस बना दिया गया है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ट्रेनिंग के लिए सुटेबल लड़के नहीं मिल रहे होते हैं, इसलिए वो लक्स को एकेडमी में रहने का ऑप्शन दे देती है। तभी अचानक ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां घुस जाती है जिनकी लीडर होती है लेसिया स्ट्रॉम। वो गुस्से में कहती है कि लक्स को यहाँ पर रहने देना बिल्कुल गलत है और ये एक ऐसा है जैसे एक खतरनाक सांप को एक फलों के गार्डन में छोड़ दिया गया हो। बिना ज्यादा बहस किए रैली पूरी जिम्मेदारी लैसा के ऊपर दे देती है। लैसा तुरंत लक्स को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देती है। वहाँ मौजूद सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लैसा अपनी पूरी ताकत से लक्स को आसानी से हरा देगी। लेकिन तभी रैली एक शांत आवाज में ये बताती है कि लक्स आज तक एक भी फाइट को नहीं हारा है और कभी उसने इंपीरियल कैप्टन के टूर्नामेंट को भी अपना पर्सनल स्टेज बना लिया था। ये बात सुनते ही पूरा माहौल अचानक से शांत और टेंस हो जाता है। ये सुनने के बाद लैसा स्टेक्स को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वो कहती है कि अगर वो ड्यूएल जीत जाती है तो लक्स को सीधा एक इंसान खाने वाली ट्राइब के पास भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर लक्स जीत गया तो इसी एकेडमी में रह सकेगा और बाकी सब की तरह ही ड्रैगनाइट बन पाएगा। जैसे ये शर्तें सामने आती है वहाँ पर मौजूद सब लोग जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। तभी लैसा एक और शॉकिंग बात रिवील करती है। वो बताती है कि सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट ही नहीं बल्कि नई एम्पायर की प्रिंसेस है। बाद में लक्स को उसकी बहन एरी डांटती है जो कि खुद भी एकेडमी की स्टूडेंट होती है। लक्स अपनी गलती को मान लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी लक्स एरी की रूममेट नूडो को देखता है जो कि बिल्कुल अजीब तरीके से चुपचाप खड़ी होती है। लक्स उससे पूछते है कि तुम ऐसे सीढ़ी पर क्यों खड़ी हो। नूडो बिना एक्सप्रेशन के बताती है कि उसने एक अफवाह सुनी है कि लक्स चीख मारकर लड़कियों के स्कर्ट को उड़ा सकता है। लक्स फिर से अपनी सफाई देने लगता है, लेकिन एरी उसे रियलिटी याद दिलाती है। वो कहती है कि अगर लक्स जेल चला गया तो अपने पुराने फैमिली के पैसे नहीं दे पाएगी। उसे पता चलता है कि अकेडिया के गिरने के बाद रॉयल फैमिली को विलन डिक्लेयर कर दिया गया था और अब उनकी जिंदगी सिर्फ पैशन के सहारे ही चल रही होती है। एरी लक्स से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे लैसा को हराना ही होगा क्योंकि लैसा आज तक एक भी फाइट को नहीं हारी है और सब उसे बहुत ही ज्यादा डेंजरस मानते हैं। डुएल के दिन पूरा एरेना बहुत ही ज्यादा भरा हुआ होता है। हर कोई बस ये देखना चाहता था कि आज कौन हार जाएगा। लैसा एरेना में आती है और लक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें चैलेंज क्यों किया। लक्स थोड़ा सा अंदाजा लगाता है कि शायद से उसे रॉयल पोस्ट की वजह से। लैसा हल्की से स्माइल देती है और कहती है कि असली वजह तो ये है कि फाइट की बात बताएगी हो। इसके बाद फाइट शुरू होता है। लक्स का ड्रेड राइड दिखने में काफी ज्यादा सिंपल होता है, जबकि लैसा का एक बहुत ही पुराना और पावरफुल मॉडल जिसका नाम टीमार्ट होता है और उसके साथ आती है। लैसा पूरी ताकत के साथ अटैक करती है जैसे कि कोई फाइनल बॉस हो। एरी बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि लक्स एक कमजोर राइड के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन लक्स अटैक करने की वजह सिर्फ ब्लॉक और रिडायरेक्ट ही करता है और बीच फाइट में लैसा को ड्रॉ का ऑफर दे देता है ताकि कोई डील हो सके। पर लैसा का ईगो उसे हार मानने नहीं देता। वो अपनी पूरी पावर लगाकर एक बहुत ही बड़ा अटैक तैयार करती है, लेकिन तभी अचानक उसका ड्रैग
राइट बीच कॉम्बो में काम करना बंद कर देता है, जैसे कोई सस्ता डिवाइस अचानक से हैंग हो गया हो। इससे पहले लेसा कुछ समझ पाती एरेना का प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है और तभी वहाँ पर एक खतरनाक एबियस क्रिएचर ग्रोब लिली जैसा मोस्टर घुस जाता है। सिचुएशन खराब होता देखकर गार्ड्स और ट्रेड्स तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर ले जाते हैं और यहाँ से डुअल एक बहुत ही नए ज्यादा खतरनाक मोड में चला जाता है। एबियस क्रिएचर को देखकर सब लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन लक्स वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि लक्स का ड्रेड राइट दिखने में काफी ज्यादा बेसिक सा होता है और उसे फाइट के लिए स्ट्रॉन्ग भी नहीं माना जाता था। साइड में खड़ी गिसा को लक्स का प्लान याद आता है और चुपचाप उसके सिग्नल का वेट करती है। जैसे ही लक्स संभलता है वो आगे बढ़ता है, गिसा तुरंत फॉलो अप अटैक कर देती है। दोनों मिलकर उस एबियस मोस्टर को हरा देते हैं। क्राइसिस खत्म होते ही लक्स का ट्रस्टेड राइड आखिरकार कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। बाद में लेसा गर्म पानी के बात में बैठकर सोचती है कि कैसे लक्स ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और उसे बचाया। उसके ठंडे प्रिंसेस जैसे दिल में कभी कुछ बदलने लगता है। इसी सोच के साथ वो लक्स से मिलने का डिसाइड करती है। वहाँ वो लक्स को अपनी लोअर बैक पर बना हुआ टैटू दिखाती है। लक्स उस निशान को देखते ही पहचान जाता है। वो बताता है कि ये तो पुरानी इंपीरियर का क्रिस्ट है। जब लक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आ गया, लेसा थोड़ा सा मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहती है कि इसका जवाब वो बाद में देगी। लक्स वादा करता है कि उसका राज किसी को नहीं बताएगा। पहली बार लेसा लक्स को एक सॉफ्ट से स्माइल देती है। अगला सीन क्लास का होता है, जहाँ पर लक्स पूरी ऑल गर्ल्स क्लास के सामने खड़ा होता है। होम रूम टीचर उसका इंट्रोडक्शन ऐसे करती है जैसे वो सबके लिए कोई बड़ी न्यूज हो। लक्स अपने मन में किसी भी ऊपर वाली ताकत से बस इतना मांगता है कि आज की क्लास शांति से निकल जाए। अपनी सीट तक जाते वक्त लक्स एक लड़की से टकरा जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत पहचान लेता है। वो बोल पड़ता है कि हम 7 साल के बाद मिल रहे हैं। टीचर जब उनके बीच का रिलेशन पूछती है, लक्स कैजुअली बोल देता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। टीचर मान जाती है। क्लास शुरू होने के बाद लक्स उस लड़की फैली से टेक्स्ट बुक मांगता है, लेकिन फैली ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि वो सिर्फ तब रिप्लाई करती है जब उसे स्पेशल नाम से बुलाया जाए। लक्स कंफ्यूजन में उसे देखता रह जाता है। थोड़ी देर के बाद फैली साइन करती है और कहती है कि चलो सिंपल सा नाम ही बुला लो। लंच के बाद लक्स को लड़कियों का एक ग्रुप घेर लेता है, जो उसे अजीब सवाल पूछने लगते हैं। सिचुएशन ऑकवर्ड होती जा रही होती है। तभी फिलर बीच में आ जाती है और सबसे कहती है कि सवाल लिख कर दो, यहाँ हंगामा मत करो। और तभी अचानक लेसा वहाँ पर आ जाती है, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जैसे उसने अभी अभी कुछ शॉकिंग देख लिया हो। लक्स थोड़ा कंसर्न हो जाता है और लेसा से पूछता है कि क्या हुआ। थोड़ी झिझक के बाद लेसा धीरे से कहती है कि वो चाहती है कि लक्स उसका पर्सनल असिस्टेंट बन जाए। जैसे ये बात क्लास में सुनाई जाती है, पूरी क्लास ही शॉक हो जाती है। सब लोग हैरानी से लक्स को देखते ही रह जाते हैं। तभी फी बीच में बोल पड़ती है और क्लियरली कहती है कि लक्स इस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। माहौल थोड़ा सा हीटेड होने वाला होता है कि तभी कुरीफर क्लास में आ जाती है और अनाउंस करती है कि हेडमास्टर लक्स से बात करना चाहती है। बाहर आते ही लक्स कुरीफर को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने क्लास का सीन संभाल लिया था। लेकिन कुरीफर हमेशा की तरह ठंडी आवाज में बात करती है और लक्स से पूछती है कि क्या वो बुक हीरो नाम के किसी इंसान को जानती है। लक्स चुप रहता है। इस पर कुरीफर उसे वार्न करती है कि उसका मिशन उसी इंसान को ढूंढना है और पुराने हिसाब को क्लियर करना है। उस रात लक्स को एक अजीब सा सपना आता है। सपने में एक हुड पहने हुए इंसान को उसे बहुत ही गलत रास्ते पर चलने की बात करता है। तभी पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लक्स का भाई फुगिल है। फुगिल लक्स से कहता है कि उसे अगला ग्रेट असिस्टेंट बनना चाहिए। लक्स इस बात का विरोध करता है और कहता है कि दुनिया में और भी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगले ही पल लक्स की नींद खुल जाती है और वो महसूस करता है कि उसका हाथ किसी सॉफ्ट चीज पर है। जैसे ही उसे रिप्लाई मिलता है, लक्स घबरा कर सीधा बेड से उठ जाता है। तभी उसके सामने फो खड़ी होती है। फो कामली बोलती है कि अब वो दोनों क्लासमेट्स हैं। ये सुनकर लक्स पूरी तरीके से घबरा जाता है और बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ट्रबल में पड़ जाएगा। बिल्कुल उसी वक्त टीफर रूम में आ जाती है और सीन को देखती है, बिना कुछ बोले वापस चली भी जाती है। थोड़ी देर के बाद लक्स की बहन एरी आती है और डिसअपॉइंटेड टोन में लक्स से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। लक्स एक्सप्लेन करता है कि स्पेस की कमी की वजह से ये अरेंजमेंट अप्रूव किया गया है। एरी वार्निंग देकर चली जाती है। उसके बाद लक्स अपना काम शुरू करता है। उसे फ्लोर पर लेसा बेहोशी की हालत में मिलती है। जब लेसा होश में आती है, वो बताती है कि ड्रैगनाइट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालने वाली 8 चीफ है। वो लक्स को उसके सूट का स्टेटस अपडेट देती है और ऑफिशियली बताती है कि लक्स अब एकेडमी के इलाइट नाइट स्क्वाड का हिस्सा बन चुका है। वो उसे उसका वेपन देती है और जबरदस्ती उसे मार्केट ले जाती है। मार्केट में लेसा रियलाइज करती है कि वो अपना वॉलेट भूल चुकी है। लक्स उसे महंगी जगह ले जाने की बजाय एक सस्ती स्नैक्स वाली जगह पर ले जाता है। खाते वक्त लेसा बताती है कि उसे अपने सीने में एक अजीब सी घबराहट और टाइटनेस महसूस हो रही है। लक्स कंसर्न हो जाता है और उसे हवा लेने के लिए क्लॉक टावर ले जाता है। वहाँ लक्स लेसा की स्किल की तारीफ करता है और कहता है कि एक दिन वो जरूर एक बेहतरीन क्वीन बनेगी। लक्स के ये शब्द लेसा के दिल को सीधा छू जाते हैं। लेसा, जो कि अब लेसा क्विल के नाम से जानी जाती है, लक्स से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब आखिर है क्या। तभी अपने एडियन क्रिस्ट दिखाती है और अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि एक टाइम पर
पर उसे होस्टेज बनाकर रखा गया था ताकि उसके पिता उस पर प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन उसके पिता उसे कभी बचाने नहीं आए। उनकी मौत के बाद लिसा अपनी ब्लड लाइन की आखिरी मेंबर बन जाती है, एक ऐसी प्रिंसेस जिसके सर पर क्राउन के साथ साथ गहरा दर्द और ट्रॉमा भी होता है। एकेडमी वापस आकर लक्स सो जाता है और उसे फिर से सपना आता है। इस बार वो अपने छोटे वर्जन के सामने खड़ा होता है और सीधा फुगिल से सवाल करता है। लक्स आंसर मांगता है, लेकिन फुगिल उसे कमजोर कहकर सब कुछ उसकी कमजोरी सोच और डिसीजन की कमी पर डाल देता है। अगली सुबह लेसा को एक नए एबिस स्टिंगिंग के बारे में ब्रीफिंग मिलती है। मिशन पर जाने से पहले वो लक्स से कहती कि वो अपना ख्याल रखे। कुरीफर लक्स को बताती है कि जब तक उसका फॉर्मर इनरोलमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो किसी भी मिशन में शामिल नहीं हो सकता। टाइम मिलने पर लक्स अपना दिमाग लगाता है और एरी के साथ सब कैलकुलेशन करता है। एरी भी मान लेती है कि एबिस अटैक का इतना ज्यादा बदलना नॉर्मल नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ फील्ड में लेसा और उसकी स्क्वाड एबिस से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अटैक से पहले उन्हें वही डरावनी सेती की आवाज सुनाई देती है जो कि पहले ड्यूएल के सामने सुनाई देती है। अचानक एबिस फट जाता है और बहुत ही सारे गारगोल्स मोस्टर बाहर निकलने लगते हैं। उनके बीच से एक आदमी आगे बढ़ता है जिसका नाम होता है बार। वो खुद को पुरानी एम्पायर का लॉयलिस्ट बताता है और मोस्टर को अटैक का ऑर्डर देता है। एकेडमी में नुकीटो उड़ता हुआ आता है और सबको इस खतरे के बारे में बताता है। एरी लक्स को रोकने की कोशिश करती है और कहती कि उसका इक्विपमेंट अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन लक्स का मन पक्का होता है और बिना सुने अपना सूट पहनता है और बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि लिसा अपनी ग्रेविटी स्किल का यूज करके गारगोल्स को एक साथ ही खत्म कर चुकी होती है। सरेस रिट्रीट का सजेशन देती है, लेकिन लिसा कहती है कि जब तक बार की फ्लूट नहीं बचती वो पीछे नहीं हटेगी। तभी अचानक और मोस्टर उस पर टूट पड़ते हैं और लिसा को जोर से जमीन पर गिरा देते हैं। लक्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिसा खुद मान लेती है कि वो हार चुकी है और कहती है कि वो अपने ऊपर रखी गई सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाई। बार उसकी यूनिफॉर्म को पकड़ लेता है जिससे कि उसका क्रेस्ट दिखाई देने लग जाता है और घमंड से कहता है कि ये निशान उसने खुद उसे दिया था। लिसा अपनी बची कुछ ताकत से एक जोरदार का अटैक करती है और फिर से गिर जाती है। बार लक्स पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लक्स अपनी तलवार को बीच में ही रोक देता है और लिसा से कहता है कि हार मानना सोल्यूशन नहीं है। लक्स की ताकत देखकर बार भी बहुत ही शॉक हो जाता है और लक्स के सूट को डैमेज कर देता है। इसी मोमेंट पर लक्स अपनी काली तलवार निकालता है और अपना ब्लैक डिवाइन ड्रैग राइट बहामत समन करता है और यहीं से फाइट एक नए और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। जैसे ही धूल बैठती है बार को सच का एहसास हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि लक्स असल में एडिलिया का 7वां राजकुमार है। गुस्से में आकर लक्स उससे पूछते है कि उसने अपने ब्लड लाइन के खिलाफ जाकर ये सब क्यों किया, लेकिन लक्स कोई जवाब नहीं देता, बस बिना किसी हेजिटेशन के एक तीखा और साफ अटैक करता है और फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है। दूर से एरी पूरी लड़ाई देखती रह जाती है और अब उसे पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है जो सब लोग पहले से ही गैस कर रहे थे। एकेडमी का सबसे नया स्टूडेंट जिसे सबसे कमजोर समझा जा रहा था, अब वो अभी तक हारा नहीं, वही असली में ब्लैक हीरो है। कुछ दिन के बाद जब लक्स ऑफिशियली नाइट सराउंडिंग ज्वाइन करता है, एरी उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करती है। पार्टी में सब लड़के एक एक करके लक्स को बधाई देने लगती है। फिर मजाक मजाक में उसे सैंडविच खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बात जल्दी लिसा के साथ फ्रेंडली कंपटीशन में बदल जाती है। माहौल थोड़ा ज्यादा ही नॉइसी हो जाता है। तब रैली बीच में आकर सबको शांत करती है और सेलिब्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट करने के लिए टोस्ट राइज करती है। बाद में रैली लक्स को अलग लेकर जाती है और उसे एक अजीब सा चैलेंज बताती है। वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, जिसके पास होगा उसके पास एक हफ्ते तक लक्स का पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन एक कंडीशन भी होती है, अगर लक्स सिर्फ 1 घंटे तक लड़कियों से बच जाता है तो इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बच सकता है। अचानक लड़कियों का एक ग्रुप उसकी तरफ भागने लगता है। लक्स बिना टाइम वेस्ट के वर्कशॉप की तरफ दौड़ पड़ता है, जहाँ लिसा अपने काम में बिल्कुल डूबी होती है और लक्स को छुपने की जगह दे देती है और उसे उसकी बहामत पावर के बारे में भी सवाल करने लगती है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है लक्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी अचानक से एक सूट उसे पकड़ लेता है और उसे जोर का झटका लगता है। लक्स सिचुएशन को संभाल कर स्मार्ट मूव करता है। वो सरेंडर करने का नाटक करता है और जैसे ही मौका मिलता है फॉर्म चुरा कर बोल्ट को दे देता है। उसके बाद वो बुशेस में छुप जाता है, लेकिन फेली चुपके से पीछे आकर अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल का यूज करके उसे पकड़ लेती है। जैसे ही वो फॉर्म लेने लगती है लक्स फिर से फॉर्म को छीन लेता है और एक बार फिर से एस्केप हो जाता है। अब टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। लक्स एक खाली रूम में जाकर घड़ी को देखता है और रिलीफ की सांस लेता है। सिर्फ 10 मिनट बाकी होते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। लक्स को तुरंत समझ में आ जाता है कि वो गलती से गर्ल चेंजिंग रूम में आ चुका है। डर की मारे वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और चुपचाप उनकी कन्वर्सेशन सुनने लगता है, जहाँ एक लड़की शक करती है कि कहीं लक्स कोई पीपिंग टॉम तो नहीं है। जैसे ही लक्स ड्रेसिंग रूम के अंदर होता है तभी अचानक कुरीफर वहाँ पर आ जाती है और लक्स को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए लक्स मन ही मन प्रे करने लगते है कि काश कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि कुरीफर शोर नहीं मचाती, बल्कि वो बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए भेज देती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। जब कुरीफर रेडी हो जाती है तो वो लक्स को बताती है
कि अब सब कुछ क्लियर है और चैन की सांस ले लेता है। कुरिफर लक्स को थोड़ा सा केयरफुल रहने की वार्निंग देती है और बताती है कि टाइम खत्म होने से पहले लक्स चैलेंज जीत चुका है। ये सुनकर लक्स खुश होने ही वाला होता है कि तभी कुरिफर उसे फॉर्म को दिखाने के लिए कहती है। इतने में बेल बज जाती है और लक्स को समझ में आ जाता है कि चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी कुरिफर रिवील करती है कि उसने जानबूझकर क्लॉक की सुई आगे पीछे कर दी थी ताकि लक्स को धोखा दिया जा सके। फिर कुरिफर लक्स के बिल्कुल पास आ जाती है और कामली कहती कि अब उसे लक्स का बॉयफ्रेंड बनना होगा। उसी रात लक्स अपनी प्रॉब्लम एरी को बताता है और दोनों एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर रैली पहले से ही मौजूद होती है। रैली उन्हें बताती कि गारगोयल्स को कंट्रोल करने वाली फ्लूट अभी इन्वेस्टिगेशन में है और लक्स से कहती कि और रिसर्च करने के लिए क्या इस फ्लूट का कोई और ज्यादा बड़ा राज है। एरी लक्स को वार्न करती है कि कुरिफर के आसपास थोड़ा सा संभाल कर रहें क्योंकि उसके इरादे जितने सीधे लग रहे हैं शायद ही उतने सीधे नहीं हैं। अगले दिन डिगिंग हॉल में कुरिफर अपनी लाइफ के प्रेशर के बारे में लक्स को बताती है। वो कहती है कि एक कोर्ट की बेटी होने की वजह से उसकी फैमिली चाहती कि वो किसी पावरफुल रॉयल फैमिली में शादी करे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इसी सिचुएशन से बचने के लिए वो लक्स के साथ फेक रिलेशनशिप का यूज करना चाहती है। ये कहते हुए लक्स को उस साइड से किस करती है और वार्निंग देती है कि अगर लक्स ने उसकी बात नहीं मानी तो ड्रेसिंग रूम वाला इंसिडेंट सबको बता देगी। बाद में जब कुरिफर अपना प्लान पूरा एक्सप्लेन कर चुकी होती है तभी लेसा और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और तुरंत सवालों की बारिश कर देते हैं। जब फिली लक्स के पास आकर सोने की कोशिश करती है तो लेसा की जेलसी और इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। ये सब देखकर कुरिफर मौके का फायदा उठाती है और बिना ड्रामा बधाए क्वाइटली वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही कुरिफर वहाँ से जाने लगती है तभी लेसा उसे रोक लेती है और ठंडे स्मग एटीट्यूड में अनाउंस करती है कि वो पहले से ही लक्स का हाथ पकड़ चुकी है। ये सोचकर कि इससे कुरिफर जेलस हो जाएगी, लेकिन कुरिफर बिल्कुल काम रहती है और उल्टा आईब्रो उठाकर टुल्फर से पूछ लेती है कि क्या लेसा की माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ ज्यादा ही क्रैक ले लिया था। तभी बात और ज्यादा अजीब हो जाती है जब फिली बिल्कुल कैजुअली बोल देती है कि वो पहले लक्स को किस भी कर चुकी है। अगली सुबह लक्स कुरिफर का वेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है लक्स का दिमाग उसकी ब्यूटी को देखकर ब्लैंक हो जाता है। कुरिफर लक्स का हाथ पकड़कर उसके साथ आर्म्स लिंक करती है और दोनों अपना फर्स्ट डेट पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लेसा और फिली चुपचाप उनका पीछा कर रही होती है। कुरिफर लक्स को सूट शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और जैसे ही लक्स अपनी शर्ट को निकालता है लेसा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरा दिन सिटी में घूमते हुए बातें करते हुए दोनों रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी लक्स को डेंजर फील होता है। अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए लक्स तुरंत कुरिफर को साइड से धक्का दे देता है और उसी वक्त उन पर रेबेल सोल्जर अटैक कर देते हैं। कुरिफर लक्स को ऑर्डर देती है कि रेबेल्स का ध्यान भटकता रहे जब तक कि वो अपनी ड्रैग राइट एक्टिवेट करती है। तभी एक ड्रैग नाइट लक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुरिफर अपनी ड्रैग राइट की प्रोडक्टिविटी एबिलिटी का यूज करके सभी बचे हुए दुश्मनों को खत्म कर देती है। कुछ देर के बाद लेसा और फिली अपनी हीडिंग से बाहर आ चुके होते हैं और ऑकवर्डली ये दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो पीछा ही नहीं कर रही थी। जब एक रेबल सोल्जर भागने की कोशिश करता है तब एल्ट्रेस उसे पकड़ लेता है। कुरिफर एल्ट्रेस को अपनी फैमिली के बटलर इंट्रोड्यूस करवाती है। पास के रेस्टोरेंट में कुरिफर एल्ट्रेस को अपने और लक्स के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जबकि लेसा पूरी कोशिश कर रही होती है कि ये बात सीक्रेट ही रहे। तभी वहाँ पर बेल्ट्रिस एंट्री करता है और स्मग स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि कुरिफर उसकी फ्यूचर वाइफ बनने वाली है। लेसा उसे पहचान लेती है कि वो 4 ग्रेट नोबल में से एक का बेटा है और एल्ट्रिस एक्सप्लेन करती है कि कुरिफर की एंगेजमेंट उससे अनअवॉइडेबल है, लेकिन कुरिफर सीधे मना कर देती है और ब्रॉडली कहती है कि वो पहले ही लक्स के साथ है। ये सुनकर ब्लेसरेट लक्स का मजाक उड़ाता है और कहता है कि लक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कुरिफर जैसे इंसान को संभाल सके। इतना कहकर वो लक्स को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देता है ताकि कुरिफर का फैसला वहीं पर रुक जाए। कुरिफर इस चैलेंज का जवाब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देती है। वो कहती है कि एंटी अलर्ट बेल्सी साइड के साथ फाइट करेगा, जबकि वो खुद लक्स के साथ टीम अप करेगी। बेल्सीरेट बिना ज्यादा सोचे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें 3 दिन का टाइम देता है तैयारी के लिए। अगले दिन लक्स एकेडमी के कॉरिडोर में थका हुआ हारा घूमता है, आंखें आधी बंद और मुंह से बार बार जमाई निकल रही होती है। तभी कुरिफर चुपके से उसके पास आ जाती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने बेली साइड के साथ डुएल के लिए हाँ बोला। लक्स आधी नींद में ही कैजुअली कह देता है कि उन्हें प्रैक्टिस का टाइम भी ठीक से नहीं मिला, जिस पर कुरिफर भी एग्री कर लेता है। फिर वो नोटिस करती है कि लक्स किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होता और ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर लक्स के दिमाग के अंदर चलता क्या है। इसी बीच कुरिफर बिल्कुल कैजुअली एक बड़ा सा ट्रुथ बोल देती है, लक्स उसका रियल बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बात वहाँ पर चुपके से सुन रही लेसा के कान तक पहुँच जाती है और वो एक्साइटमेंट के साथ तुरंत बाहर आ जाती है। पूरा सच सुनते ही लेसा बिना शर्म के सेलिब्रेट करने लगती है कि लक्स अभी भी अवेलेबल है। ये सब देखकर लक्स फिर से थक कर सांस ले लेता है और लेसा से कहता है कि उसके पास इन सब ड्रामों के लिए टाइम नहीं है। कुछ देर बाद लक्स कैंपस में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी टिल्फर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक रूम में ले जाता है। अंदर
जाकर लक्ष्य देखता है कि फी और लैसा दोनों मेड आउटफिट में तैयार खड़ी होती है। लैसा शर्माती स्माइल के साथ लक्ष्य को मास्टर बोलती है और लक्ष्य शौक में बस आंखें झपकाता रह जाता है। टिल्फर सांस लेकर लक्ष्य को ड्रॉप बोल देता है और एक्सप्लेन करता है कि आज लक्ष्य का दिन खराब हो गया है, इसलिए लैसा जो कि रॉयल्टी से है आज उसकी सर्विस करेगी, जबकि फी सिर्फ मजाक और फन के लिए वहाँ पर है। लक्ष्य अंदर ही अंदर सोचता है कि कैसे सिचुएशन पल भर में ही एक क्वीन को बैगर जैसा बना देती है। ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि टिल्फर खुद भी मेड आउटफिट पहना होता है। इतना सब देखकर लक्ष्य का दिमाग पूरी तरीके से ओवरहीट हो जाता है। लैसा उसे होपफुल नजरों से देखकर पूछती क्या उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। लक्ष्य तुरंत सिचुएशन संभालता है और कहता है कि उन्हें मेड आउटफिट में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सुनकर लैसा प्राउड स्माइल दे देती है। इसी वक्त दूसरी तरफ इंपीरियल कैपिटल में 4 ग्रेट नोबल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। नेफ वहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि हर अंश के अंदर एक पावरफुल एबेस छुपा हुआ है जिसके पास बेहद ज्यादा पावर होती है। जैसे उन सभी फोर्सेस को सरप्रेस किया जाता है तभी रैग्नारोक प्रेजडोन नाम का वो क्रिएचर जिसे उन्हें कैद करके रखा था जरूर भाग जाएगा और नए एम्पायर के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। काफी देर तक नोबल के बीच डिस्कशन होता रहता है और आखिर में सब इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि बेलिसरेट को रंस एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि कोई ऐसा वेपन मिल सके जो कि रैग्नारोक को न्यूट्रलाइज कर सके। दूसरी तरफ एकेडमी में रैली सबको एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि अब वो लोग रंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाले हैं। लक्ष्य को एक मिस्टीरियस हॉर्न देती है और कहती है कि इस इम्पोर्टेंट काम के लिए सिर्फ लक्ष्य पर ही भरोसा किया जा सकता है। हॉर्न आते ही लक्ष्य नोटिस करता है कि कुरिफर उसे ऐसे घूर कर देख रही है जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो, जिससे कि लक्ष्य और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसी समय लक्ष्य बात ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कुरिफर जो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है उनके साथ रंस में क्यों जा रही है। तभी उसका पीसफुल मोमेंट डिस्टर्ब हो जाता है जब फी अचानक से बात में आ जाती है। शौक होती हुए लक्ष्य पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। फी बिल्कुल कामली बोलती है कि वो बात के पानी को अपना होली वाटर बनाने वाली है। फिर टब में बैठे बैठे लगभग सो ही जाती है। तब लक्ष्य उसे हिलाकर जगा देता है और उससे उस स्कार के बारे में पूछता है जो उसे फी की बैग पर याद है, लेकिन फी बस इतना कहती है कि उसे उस स्कार के बारे में कुछ भी नहीं याद। उसके बाद वो लक्ष्य को वार्न करती कि रंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान केयरफुल रहना और ये भी बताती कि उनके साथ रंस में नहीं जाएगी। लक्ष्य उसका थैंक यू करता है, लेकिन फी की फिगर से डिस्टर्ब होते हुए ओपाई ओवरलोड की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सब लोग रंस के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बेल्ट्रियाज वहाँ पर आ जाता है और अनाउंस करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। लैसा तुरंत इस बात का विरोध करती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है। इंस्ट्रक्टर सबको समझाता है कि बेल्ट्राइड इन्फॉर्म नहीं करेगा और वो सिर्फ कुलिफर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जा रहा है। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो सब आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ कुलिफर सबसे आगे दौड़ते हुए लीड करता है और बाकी सब उसके पीछे जाते हैं। तभी नो को पास में किसी एबेस की प्रेजेंस महसूस होती है। अचानक डियाब्लो नाम का एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर सामने आ जाता है जो अपनी पावर से पूरे शहर को तबाह करने के लिए जाना जाता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि सब लोग स्ट्रगल करने लगते हैं। लैसा तुरंत एक ब्लास्ट फायर करती है जिससे कि वो ब्लास्ट थोड़ा पीछे हट जाती है। सब मिलकर उसे एक डिफेंसिव बो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हर अटैक डोज कर लेता है और पलट कर बहुत ही ब्रूटल फोर्स से काउंटर अटैक करता है। जब लगने लगता है कि अब सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो चुकी है, तब कुरिफर अपनी प्रिडक्शन एबिलिटी का यूज करता है और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ मोस्टर के आर्म पर एक प्राइज अटैक कर देती है। ये देखकर बेल्ट्रेज हल्की सी मुस्कान के साथ उस बेस्ट को इनसिग्निफिकेंट बताता है और एक पावरफुल सोनिक ब्लास्ट छोड़ देता है, जिससे कि मोस्टर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इसके बाद बेल्ट्रेज लक्ष्य की तरफ देखता है और उसे एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर लक्ष्य इस क्रिएचर को सबसे पहले हरा देता है तो उनके बीच होने वाली अपकमिंग डुएल के लिए कैंसिल कर देगा। लेकिन कुरिफर इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती और उसे याद दिलाती है कि उसका अटैक मोस्टर को कमजोर करने की बजाय और ज्यादा गुस्सा ही कर रहा है। इतना कहने के बाद कुरिफर अपनी स्किल पर भरोसा करते हुए सीधा ब्लास्ट पर चार्ज कर देता है, लेकिन मोस्टर उसके हर मूव को डोज कर लेता है और पलट कर एक बहुत ही वीक क्योस अटैक कर देता है। इस सिचुएशन में लक्ष्य तुरंत आगे बढ़कर कुरिफर को प्रोटेक्ट करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए बेल्ट्रेज अपनी खुदकती हुई मोस्टर के चेस्ट में फेंक देता है। तभी पूरे रंस एक अजीब सी रोशनी से ग्लो करने लगती है। लक्ष्य बिना सोचे समझे अपना शिकार कुरिफर के आगे कर देता है और उसे शील्ड करता है। धीरे धीरे वो रोशनी दोनों को अपनी लपेट में ले लेती है। उसके बाद लक्ष्य एक सपने में चला जाता है जहाँ पर उस पल को दोबारा से जीता है जब उसने फुगिल के साथ एक टेक्निकल टेस्ट करते वक्त एक बड़ा सा क्रिएचर बना दिया था। जब लक्ष्य की आंखें खुलती है तो वो खुद को रंस के अंदर पाता है। पास ही खड़ी कुरिफर ये अंदाजा लगाती है कि एबिस के एक्सप्लोजन ने उन दोनों को खींचकर यहाँ से लेकर आया होगा। वो लक्ष्य का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी और फिर सजेस्ट
सजेस्ट करती है कि उन्हें सेंट्रल अल्टर की तरफ जाना चाहिए ताकि बाकी सब मिल सके। रंस के अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक क्रूइफर के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो लगभग गिरने ही वाली होती है। लक्स उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन क्रूइफर की डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो रुकने को तैयार ही नहीं होती। इसकी जिद को देखकर लक्स अपना कंधा आगे कर देता है और उसे सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जब दोनों अल्टर तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई और मौजूद नहीं है। क्रूइफर आगे की तरफ भाग जाती है, जबकि लक्स थोड़ी देर रुककर उसे फ्लूट को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसमें कोई स्पेशल पावर छुपी हुई है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे ही पहले अल्टर एक्टिवेट हो जाता है। तब क्रूइफर लक्स की तरफ मुड़कर एक बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि ऑर्डिनरी वर्ल्ड से नहीं है बल्कि रंस की एक सुपीरियर है। इतना कहकर वो हिडन पैसेज को एक्टिवेट करती है, जो कि उन दोनों को और भी गहरी और एक अनजानी दुनिया की तरफ लेकर जाने लगती है। और जैसे ही क्रूइफर अपनी सच्चाई पूरी तरीके से बताती है, वैसे ही पूरे रंस जोर जोर से कांपने लगते हैं। बिना एक पल भी सोचे लक्स उसका हाथ पकड़कर उन दोनों को वहां से बचाकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे एहसास होता है कि वो फिर से ट्रैप हो चुका है। क्रूइफर एक जगह से पोर्ट के पास बैठ जाती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कि जहाँ लक्स को एक डंपस्टर से उठाया गया था, वहीं उसका पर ओरिजिन थोड़ा सा ज्यादा एलिजेंट था, क्योंकि उसे यहीं से पिक किया गया था। वो बताती है कि उसके फादर ने अपनी एक्सपीडिशन के दौरान एमिर रंस में उसे ढूंढा था और अपने साथ घर ले आए थे। उस दिन के बाद से एनफोल्क फैमिली ने उसे एक लिविंग की तरह यूज किया ताकि पास्ट का सीक्रेट्स अनलॉक किया जा सके। क्रूइफर के पास अपनी असली ओरिजिन की कोई मेमोरी नहीं थी, लेकिन वो कहती है कि उसकी जिंदगी भी किसी लैब रैट से ज्यादा बेहतर नहीं थी, बस कपड़े थोड़े से अच्छे थे। प्यार पाने की भूख ने उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है कि वो दुनिया की सबसे एक्सपीशनल ड्रैगनाइट बन गई। लेकिन जहाँ उसे एडमिरेशन मिलना चाहिए था, वहाँ पर वो अपनी फैमिली की नजरों में और ज्यादा एलियन बन गई। और जब उसे डिवाइन ड्रैग राइड मिला तो जैसे उसके सर पर क्राउन आ गया, लेकिन उसके साथ ही उसके और उसके सिबलिंग्स के बीच एक गहरी दरार भी पड़ गई। जब रंस ने उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट किया, तब क्रूइफर को पूरी तरीके से समझ में आ गया कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इन फोल्क फैमिली का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाएगी। अब वो सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो कि उसका ट्रू फैमिली हो सके। क्रूइफर को इस तरीके से वल्नरेबल देखकर लक्स शांति से कहता है कि वो दोनों मिलकर इसका जवाब ढूंढ लेंगे। क्रूइफर थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर मजाक में कहती है कि वो बस देखना चाहती है कि क्या लक्स उसे तब भी प्यार करेगा जब वो एक वॉर्म होती। ये सुनकर लक्स प्रोटेस्ट करने ही वाला होता है कि तभी क्रूइफर उससे पूछती है कि तुम इतना ज्यादा माइंड कैसे कर लेती हो। इससे पहले कि क्रूइफर उसकी बात का मजाक उड़ाए, लक्स सीरियस हो जाता है और अपने दिल का दर्द बताता है। वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर के क्राइम्स की वजह से उसकी फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। उसने कोर्ट से मदद मांगी, भीख तक मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो हेल्पनेस धीरे धीरे बेटनेस में बदल गई, जब तक कि फिल्ती उसकी जिंदगी में नहीं आई। फिल्ती ने उसे सिखाया कि अपना गुस्सा गलत जगह पर निकालने की बजाय उसे एम्पायर की करप्शन जैसे असली दुश्मन की तरफ मोड़ देना चाहिए। तब से लक्स ने डिसाइड किया कि वो हमेशा एक फोर्स ऑफ गुड बनकर जिएगा, चाहे उसका काम कितना भी ज्यादा थैंकलेस क्यों ना हो। तभी अचानक एक ड्रिल आकर उस बड़े से बाउलर को तोड़ देती है और वहाँ का रास्ता पूरी तरीके से सील हो जाता है। उसके बदले ऐसा वहाँ पर अपीयर होती है और विक्ट्री के साथ अपने ड्रैग राइड के अपग्रेड्स दिखाने लगती है। आते ही वो लक्स पर इल्जाम लगा देती है कि उसने जानबूझकर ट्रैप होने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका क्रूइफर का केव के अंदर डाइव कर सके। बाद में एकेडमी में एरी लक्स को एक कप चाय देती है और कैजुअली उसे अल्टर के बारे में पूछती है। लक्स क्रूइफर का नाम लेने से बचता है और बस इतना कहता है कि फ्लूट कोई की नहीं है। उस रात जब लक्स सो रहा होता है, एरी चुपचाप क्रूइफर के कमांड फॉर्म को देखती रहती है और उस डील को याद करती है जो उसने लक्स को क्रूइफर के कॉम्प्लिकेटेड मैच से दूर रहने के लिए कही थी। इसी बीच बेल्ट्राइज वहाँ पर पहुँच जाता है और अपना ड्रैग राइड एक्टिवेट करता है। क्लियरली क्रूइफर से फाइट करने के इरादे से अल्ट्राइज मदद के लिए आगे आती है, लेकिन बेल्ट्राइज उसकी स्ट्रेंथ को पहले ड्रेन कर लेता है और फिर सीधा क्रूइफर पर अटैक कर देता है। क्रूइफर उसकी मूवमेंट को रीड कर लेती है और एक सॉलिड हिट लैंड करती है, लेकिन जब बेल्ट्राइज अल्ट्राइज की तरफ फेक अटैक करती है, तब क्रूइफर उससे बचने के लिए आगे आ जाती है। लेकिन जब बेल्ट्राइज अल्ट्राइज की तरफ फेक अटैक करता है, तब क्रूइफर उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। इस मोमेंट का फायदा उठाकर बेल्ट्राइज उस पर अटैक करता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। वो स्मग स्माइल के साथ कहता है कि उठ कर दिखाओ, और फिर रिवील होता है कि रेबेल अटैक उसने ही प्लान किया था और अंश इन्वेस्टिगेशन में इसलिए आया था ताकि क्रूइफर के ट्रू ओरिजिन्स को एक्सपोज कर सके। क्रूइफर गुस्से में उससे कहती कि तुम मुझे सिर्फ एक टूल समझते हो, और बेल्ट्राइज इस बात को डिनाई नहीं करता, बल्कि वो सीधा कहता है कि वो उसकी है और उसी के कंट्रोल में रहेगी। तभी लक्स वहाँ पर अपीयर होता है और बेल्ट्राइज के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लक्स को देखकर बेल्ट्राइज उसे ब्लॉक हीरो कहकर मजाक उड़ाता है, लेकिन लक्स बिना रुके सीधा उस पर चार्ज कर देता है। फाइट के बीच लक्स शांत आवाज में बताता है कि वो बेल्ट्राइज का सीक्रेट समझ चुका है। वो दूसरों के स्ट्रेंथ को ड्रेन करके अपनी पावर बना देता है। बेल्ट्राइज मुस्कुराता है और मान लेता है और फिर सीधा क्रूइफर पर फायर कर देता है। लक्स तुरंत क्रूइफर के पास आ जाता है और अटैक को कूद कर ले लेता है, जिससे कि बेल्ट्राइज को लक्स की स्ट्रेंथ ड्रेन करने का मौका भी मिल जाता है। जैसे
जैसे ही लक्स कमजोर पड़ने लगता है, कुलिफर उसे रुकने के लिए भीख मांगती है, लेकिन लक्स मना कर देता है। तभी एरी अपना माइंड कुलिफर से लिंक करती है और उससे कहती है कि कोई सोल्यूशन सोचो वरना सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसी बीच बेल्ट्राइस घमंड से कहता है कि कुलिफर की पावर से रन को पूरी तरीके से अनब्लॉक करेगी। ये सुनते ही कुलिफर टूट सी जाती है और लक्स से भीख मांगती है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन लक्स पीछे हटने को तैयार नहीं होता और कुलिफर से वादा करता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा, ना किसी सोल्जर की तरह और ना ही एक दोस्त की तरह, बल्कि उस इंसान की तरह जो उससे प्यार करता है। बेल्ट्राइस जब लक्स की कम होती पावर का मजाक उड़ाता है, तब लक्स अपने एक हिडन स्किल को अनलेस कर देता है। वो सारी बैरियर को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त स्लैश के साथ बेल्ट्राइस को पीछे धकेल देता है। इस अटैक के बाद बेल्ट्राइस संभाल भी नहीं पाता। अगले दिन लेसा टिल्फर के साथ एक और मिशन पर निकल जाती है, जबकि अल्ट्राइस लक्स को बताती है कुलिफर की एंगेजमेंट ऑफिशियली उसके साथ अप्रूव हो चुकी है और ये डिसीजन उसकी फैमिली ने किया है। अल्ट्राइस के पास जाने के बाद कुलिफर लक्स के पास बैठ जाती है और उसका मजाक उड़ाती है कि कितनी भीड़ के सामने अपना प्यार कन्फेस करने के बाद अब शर्मा क्यों रहा है। लक्स ऑकवर्ड होकर कहता है कि बस करो, लेकिन कुलिफर मुस्कुराती हुए कहती है कि वो उसे पूरी तरीके से प्यार भी नहीं करती और वैसे भी लक्स उसका टाइप नहीं है। लक्स जबरदस्ती हंसी निकालता है, लेकिन क्लियरली थोड़ा सा हर्ट भी हो जाता है। तभी कुलिफर उसके पास झुककर चमकती हुई आंखों के साथ कहती है कि उसे लक्स की बोल्डनेस पसंद है और बस इतना कहकर वो लक्स को किस कर लेती है, जिससे कि लक्स बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। तभी अचानक लेसा दरवाजा खोलती है और अंदर आ जाती है, बिल्कुल हॉरर मूवी के जंप स्केयर की तरह, और उन दोनों के बीच किस करते हुए पकड़ लेती है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे कि वो अपना पहला मर्डर करने वाली हो। उसी रात काफी देर के बाद एक क्लॉक्ड स्टूडेंट एकेडमी के गेट से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रैली उसे पकड़ लेती है और उसे ऐसे लेक्चर देती है जैसे कि उसने यूट्यूब पर कुछ ज्यादा ही एलियन वीडियो देख ली हो। वो उस स्टूडेंट को वार्निंग देती है कि लड़कियों से मिलने के लिए स्नीक आउट करना हमेशा बुरे हेयर कट पर ही खत्म होता है और उसे वापस रूम में भेज देती है। जैसे ही रेरी वहाँ से चली जाती है, वो लड़की अपनी हुड उतारती है और रिवील होता है कि वो लक्स है, जो लिटरली ड्रैगनाइट का रोल निभा रहा होता है। इससे पहले दिन में श्रेय ने लक्स को इन्फॉर्म किया होता है कि एकेडमी में अब पार्शियल लॉकडाउन में है। रिपोर्ट्स में आई होती है कि कोई ओपाई ग्रोवर आसपास घूम रहा है, जो कि नॉर्मली एक अलग ही इशू होता है अगर इसी एरिया में रैग्नारोक भी मौजूद ना होता। सेराइस लक्स को याद दिलाती है कि बेल्ट्राइस के आउट ऑफ कमीशन होने के बाद एकेडमी का बैकअप प्लान ये है कि हॉर्मोनल स्टूडेंट को गोड टायर वेपन्स के साथ ट्रस्ट किया जा रहा है। लक्स का चेहरा देखकर जो बिल्कुल टेंशन में जम गया होता है, सेरेय उसे तसल्ली देता है। वो मुश्किल काम कैलेस्टिया रेगुलर्स पर छोड़ सकते हैं, जो कि थर्ड ईयर प्रोडिजी है, नोबेलिटी की बेटी, और जिसके पास इतनी ज्यादा मैन हेटिंग एनर्जी है कि वो पूरे किंगडम की कैपिटल को पावर दे सकती है। लक्स ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा हो चुका होता है और वो मेंटली प्रिपेयर भी हो चुका होता है कि आगे कोई ना कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन होने वाला है, और ज्यादा देर वेट भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि सेरेय तुरंत उसे पेट्रोल ड्यूटी के लिए वॉलंटियर कर देती है। तभी निकलो और टेल्फर आ जाते हैं और ओपाई फाउंडर को पकड़ने के लिए मिशन के नाम पर लक्स को जबरदस्ती एक लड़की की यूनिफॉर्म में डाल देते हैं। अब क्रॉस ड्रेस में एकेडमी के ग्राउंड्स में घूमता हुआ लक्स बिल्कुल एक सिस्टर जैसा लग रहा होता है, बस बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट के साथ। इसी दौरान वो एक लड़की को देखता है जो कि एक बिल्ली से धीरे धीरे बात कर रही होती है। लक्स अभी अपनी लाइफ की चॉइस पर सवाल उठाने वाला होता है कि तभी एक हुड पहना हुआ फिगर सामने आ जाता है और चाकू फेंक देता है। वो लड़की बिना सोचे समझे लक्स के आगे आ जाती है और हिंट ले लेती है जिससे कि उसके पास ये कोई नॉर्मल बात हो। अटैकर धुआं बनकर गायब हो जाता है। उसके बाद वो लड़की लक्स को इन्फिनिटी में ले जाती है और थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से उसे शर्ट उतारने का सजेशन देती है। फिर डिसाइड होता है कि उसकी पीठ के जख्म का ही ट्रीटमेंट करेगी। जब लक्स बिल्ली का जिक्र करता है तब वो लड़की कैजुअली बताती है कि उस बिल्ली को कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने एकेडमी के सबसे नॉन अनोइंग क्रिएचर के साथ एक BFF बनाने का डिसीजन लिया। फिर वो अपना नाम बताती है कैलेस्टिया रेलगेरेस और जाते जाते लक्स को वार्निंग देती है कि रात के टाइम पर घूमना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब तुम ऐसे कपड़े पहने हो जो कि गलत अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। अगले दिन आता है और लक्स अब भी उस कन्वर्सेशन को प्रोसेस ही कर रहा होता है कि लेसा उसे लंच के टाइम पर खींच कर ले जाती है और पब्लिक अफेक्शन और सही तरीके से नैप लेने के रूल पर बहस शुरू हो जाती है। कुरीफर मजाक में अपनी गुड लक्स के लिए पिलो के तौर पर अपना ऑफर करती है, लेकिन लेसा तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से थिक थिंग्स सीधा आदमी के अंडरपैंट्स तक ले जाती है। इसी बीच बेल्ट्राइस को अपने पार्टनर का एक लास्ट विजिट मिलता है। वो अपना प्लान बताता है कि कैसे वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला है और फिर बिल्कुल कैजुअली बेल्ट्राइस को ही उड़ा देता है जैसे ये उसके लिए पहली बार ना हो। गार्ड जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो सिर्फ इतना ही देख पाते हैं कि गियर गोल्स का एक झुंड पेड़ से भाग रहा है। वापस एकेडमी में टिल्फर लक्स को एक और मीटिंग में खींच कर ले जाता है जहाँ पर कैस्टिया उसके अगेंस्ट एक फॉर्मल कंप्लीमेंट फाइल करना चाहती है। लाइसा काउंटर करती है और बताती है कि लक्स एकेडमी के सिक्योरिटी सिस्टम से ज्यादा बहुत बार बचा चुका है, लेकिन कैलेस्टिया अपने डिसीजन पर बिल्कुल भी नहीं हिलती और वो डिसाइड कर चुकी होती है कि वो उस ट्विंग को नेक्स्ट जंगा खान बनने नहीं देने वाली है। रैली को पता होता है कि उसकी लेवल से काफी ऊपर का मैटर है, लेकिन फिर भी वो आइलैंड पर डुअल
ड्यूएल का प्रपोजल रख देती है। कैलेस्टिया ये बात बिल्कुल शांत तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे कि उसे पहले से ही पता हो कि इस ड्यूएल का रिजल्ट क्या होने वाला है। उस दिन के बाद सोनिया कैलेस्टिया का थैंक यू करती है, क्योंकि उसने लक्स को एकेडमी से कम्प्लीटली निकाल देने की कोशिश की होती है। आइलैंड पर पहुंचकर कैलेस्टिया ट्रेनिंग को स्टार्ट करवाती है, लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि पूरी टीम ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में आ जाती है। डिनर के टाइम पर कैलेस्टिया कैजुअली सोचती है कि सब लोग बेहोश क्यों पड़े। इधर लक्स अपनी क्रॉस ड्रेसिंग यूनिफॉर्म वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेयस उसे कहती है कि इसे रख लो, क्या पता कभी किसी ओल्ड आदमी को स्कैम करने के काम में आ जाए। थोड़ी देर के बाद लक्स को एक नोट मिलता है जिसमें मसाज सेशन के लिए बुलाया जाता है। अभी भी डिस्क्यूज में ही लक्स उस रूम में आ जाता है और वहाँ पर कैलेस्टिया को वेट करते हुए देखता है। वो अपनी आवाज बदल कर मसाज कंप्लीट करता है और बस यही सोचता रहता है कि कैसे जल्दी से यहाँ से निकलूं। लेकिन तभी कैलेस्टिया कैजुअली बोलती है कि वो पहले से जानती है कि ये लक्स ही है, और फिर उससे कहती है कि हम और टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद सोनिया लक्स पर शक करते हुए उसे इंटरव्यू करने आती है, लेकिन तभी टाइम पर कुरिफर आ जाता है और लक्स का साइड ले लेता है, जिससे कि सोनिया वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले कुरिफर लक्स को वार्न करता है कि सोनिया उसे एकेडमी से निकलवाना चाहती है, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। रात के टाइम पर लक्स नींद से उठता है और देखता है कि फिली विंडो के पास खड़ी है नाइट गोन में। वो सीधा बेड पर आ जाती है और बोलती है कि उसे चाइल्डहुड हक चाहिए। लक्स मना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिली उसकी बात नहीं सुनती। हक मिलने के बाद फिली बोलती है कि अगर लक्स को अपने पास रखना पड़े तो वो कैस्टिलिया से खुद फाइट करेगी। अगले दिन कैस्टिलिया लक्स को स्विमिंग सूट खरीदने के लिए ले जाती है। वो ऐसा स्विमिंग सूट चूज करती है जो कि कपड़ों से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है। लक्स पूरी तरीके से एम्बैरेस्ड हो चुका होता है और शॉप से भागकर निकल पड़ता है, अपनी बची कुछ डिग्निटी को संभालते हुए। बाद में कैस्टिलिया उसे ढूंढ लेती है और बोलती है कि शायद उसे ज्यादा स्किनशिप हो गई होती है। फिर दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच करने लगते हैं। वहाँ पर कैस्टिलिया लक्स को बताती है कि उसे लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, लेकिन एनिमल्स के साथ उसे काफी कंफर्टेबल फील होता है। लक्स ध्यान से कैस्टिलिया की बातें सुनता रहता है। जब वो थोड़ा और ओपन होती है, दूसरी तरफ इंपीरियल कैपिटल में क्वीन और नेफ को ये बुरी खबर मिलती है कि उनकी टीम रैग्नारोक को ढूंढने में फेल हो चुकी है। पहले तो दोनों काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन जब इन्फॉर्मर बताता है कि उसे सिर्फ रैग्नारोक का खाली सेल मिला है, तब उसका टेंशन पैनिक में बदल जाता है। इधर बीच पर सोनिया कैलेस्टिया की तरफ आईब्रो उठाती है और पूछती है कि उसने लक्स को पूल में साथ लेने का डिसीजन क्यों लिया, जबकि दोनों को मर्दों से बिल्कुल पसंद नहीं है। कैस्टिलिया थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और एक्सप्लेन करने लगती है कि उसे मर्दों से नफरत नहीं है। वो बोलती है कि एक्चुअली उसे मैन पसंद है, लेकिन बात बिगड़ती देखकर तुरंत अपनी इमेज संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि उसकी रिस्पेक्ट मर्दों के लिए सिर्फ उन स्ट्रॉन्ग मेल टीचर की वजह से जो कि उसने अपनी लाइफ में देखे। असल प्रॉब्लम ये होती है कि कैस्टिलिया को अपनी एज के लड़कों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इसका उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। वो इतनी बिजी रहती है कि डेटिंग का तो सवाल भी नहीं आता। बात करना उसके लिए मुश्किल ही हो जाता है। तभी लक्स बीच में आ जाता है और ऑल यू कैन ईट फूड देखकर उसकी आंखें चमक जाती है, लेकिन वो कूल बनने के लिए इनोसेंट और साई एक्ट करता है। कुरिफर उसकी एक्टिंग में आ जाती है और मजाक में बोलती है कि शायद से उनके बॉडीज की फोटो अपनी प्राइवेट कलेक्शन के लिए लेना चाहता हो। तभी फिली पानी को उछाल कर लक्स को भिगो देती है। लक्स बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर लिसा पर पड़ती है जो पास ही स्ट्रगल कर रही होती है। लक्स उसके पास जाता है, लेकिन लिसा उसे बिल्कुल इरिटेट होकर दूर हटने को कोशिश करवाती है। तभी रैली और एरी वहाँ पर आ जाते हैं। रैली अपने बच्चों के दिन को याद करके थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक हो जाती है, जबकि एरी इस बात से चिढ़ रही होती है कि उसका स्विम सूट हमेशा के लिए ऑकवर्ड लगता है। थोड़ी देर के बाद कैस्टिलिया और सोनिया भी वहाँ पर आ जाते हैं, स्विमिंग के लिए फोर्स किए जाने पर कंप्लेन करते हुए। रैली पूछती है कि जब उन्हें स्विमिंग पसंद ही नहीं है तो इतना रिवीलिंग स्विम सूट पहना ही क्यों है। इस पर कैस्टिलिया साइन करती है और बताती है कि उसने ये सिर्फ लूनो की वजह से पहना है। फिर वो दोनों को ढूंढने लगती है, बिना ये जाने कि जिसे वो ढूंढ रही है वो उसके सामने ही खड़ा है। तभी श्रेयस, टेल्फर और नूडो लक्स को घेर लेते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लूनो बनकर ड्रेसअप करें ताकि कैस्टिलिया खुश रह सके। लक्स का सब्र अब जवाब दे चुका होता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी टकरार सीधा कैस्टिलिया से हो जाती है। कैस्टिलिया उसे काफी ठंडे और सीरियस तरीके से देखने लगती है। लक्स तुरंत पप्पी जैसे उदास चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता है। उसके दिमाग में वो पल याद आ जाता है जब कैस्टिलिया ने लूनो समझकर उसे अपने दिल की बात बताई थी, अपने ग्रैंडफादर की मौत के बारे में, और ये भी कि वो लक्स को एकेडमी से दूर रखकर प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगले दिन आइलैंड के एरेना में डुअल का टाइम आ जाता है। रेगरी सबके सामने डुअल का रूल अनाउंस कर देती है और लक्स और कैस्टिलिया दोनों अपने ड्रैग राइट एक्टिवेट कर देते हैं। सब नोटिस करते हैं कि लक्स अपना ब्लैक डिवाइन ड्रैग यूज नहीं कर रहा है। एरी गॉसिप करते हुए हिंट देती है कि शायद से लक्स उसकी असली पावर छुपा रहा है। जैसे ही डुअल स्टार्ट होता है, क्रिस और टिल्फर एक स्टोकर को पकड़ लेते हैं जो कोई और नहीं सानिया होती है, एक फॉर्जन रिपब्लिक की स्पाई। वो तलवार निकाल कर बोलती है कि वो सबको आफ्टर लाइफ भेज देगी। तभी अचानक हवा में फ्लूट की आवाज गूंजती है और सोनिया अपना ड्रैग राइट एक्टिवेट करके अटैक कर देती है। इधर कैस्टिलिया
कैस्टिलिया लक्स पर लाइटिंग ब्लास्ट छोड़ देती है, लेकिन लक्स अपने रिकॉइल्ड ब्रश से उस पर अटैक कर देता है। कैस्टिलिया टेलीपोर्ट हो जाती है और अपना कैनन चार्ज करने वाली होती है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से जायंट टेंटिकल्स निकल आते हैं। लाइसा तुरंत एविक्यूएशन को ऑर्डर देती है, जबकि एरी घबराकर फिली को ढूंढने लगती है। इसी बीच फिली लड़खड़ाकर लिली की बाहों में गिर जाती है। इस पूरे कियोस्क के दौरान कैस्टिलिया को एक भारी हिल्ट मिलती है और लक्स तुरंत उसके पास भाग कर जाता है। वहीं वो सबको बताता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है और लोग रैग्नारोक से लड़ रहे होते हैं, जो अपना खतरनाक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होता है। कैस्टिलिया गुस्से में आकर उस बीस्ट पर अटैक करना चाहती है, लेकिन सोनिया बीच में आकर उसे वार्न करती है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। तभी लक्स को समझ में आ जाता है कि रैग्नारोक को कंट्रोल करने वाला हुडेड आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई फिली हो गया है। जैसे जैसे रैग्नारोक और ज्यादा वायलेंट होता जाता है, सोनिया कैस्टिलिया पर अटैक करती है। लक्स तुरंत उसके सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सोनिया गुस्से में लक्स को पुलिस कहती है और बोलती है कि तुम उस इंसान को बचा रहे हो जिसने कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को बिट्राई किया था। इतना कहकर वो रैग्नारोक के अटैक से निकलकर स्मोक का यूज करती है और लक्स और कैस्टिलिया दोनों को जोर से उड़ा देती है। लक्स होश में आते ही कैस्टिलिया को उठाता है। कैस्टिलिया रोती हुई सच बताती है कि उसने ही पहले एम्पायर के करप्शन के बारे में लक्स के ग्रैंडफादर को बताया था। जब लक्स के ग्रैंडफादर ने करप्ट नोबल के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनकी पूरी फैमिली को एक्साइल कर दिया गया। कैस्टिलिया को लगता है कि लक्स अब उससे नफरत करेगा, लेकिन तभी लक्स एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो बताता है कि असल में लूनो ही था बस डिस्ग्यूज में, और साथ ही अपना ब्लैक ड्रैग राइट एक्टिवेट करता है। सुपरसोनिक स्पीड के साथ लक्स थोड़ा सा रैग्नारोक पर चार्ज करता है और उसकी डिफेंस को एक के बाद एक तोड़ता चला जाता है। इस फाइट के दौरान सोनिका के सूट का भी एक हिस्सा कट हो जाता है। इधर कैस्टिलिया सोनिका के सामने जाकर उसे सरेंडर करने को कहती है, वरना लीथल फोर्स यूज करेगी। सोनिका उसे चैलेंज दे देती है और बोलती है कि हिम्मत है तो अटैक करके दिखाओ। कैस्टिलिया एक पल के लिए हेजिटेट करती है और इसी का फायदा उठाकर सोनिका वहां से एस्केप कर जाती है। उसी वक्त लक्स रैग्नारोक के सर पर एक पावरफुल अटैक करता है और उसका हेड तोड़ देता है। सबको लगता है कि अब विक्ट्री पक्की है, लेकिन तभी एक हुडेड फिगर लक्स को वार्न करता है कि उसने कोर को मिस कर दिया। सोनिका तुरंत रैग्नारोक के अंदर से कोर को निकाल देती है और उस हुडेड आदमी को उठाकर वहां से चली जाती है। लक्स उस हुडेड फिगर के सामने आ जाता है और उसे कंफर्ट करता है। जब वो अपना हुड हटाता है तो वो लक्स का भाई नहीं बल्कि एक औरत होती है जिसका नाम हायस होता है। हायस लक्स को वार्निंग देती है कि वो 5 साल पहले वाले नाइटमेयर को दोबारा से क्रिएट करेगी। बाद में लक्स इंजर्ड कैस्टिलिया का ध्यान रखता है। कैस्टिलिया लक्स को उसके डिस्क्यूज के लिए माफ कर देती है, लेकिन एक कंडीशन पर। लक्स उसकी हेल्प करेगा ताकि वो लड़कों के साथ थोड़ा सा बेटर फ्लर्ट करना सीख सके। इसके बदले में कैस्टिलिया प्रॉमिस करती है कि वो एकेडमी में लक्स की पोजीशन को सपोर्ट करेगी, लेकिन लक्स के दिमाग में अब भी 5 साल पहले का एक डार्क मेमोरीज घूम रही होती है। तभी पूरा आइलैंड हिलने लगता है और समंदर के अंदर से एक मैसिव रेन बाहर निकलता है। सब लोग बहुत ही शौक में रह जाते हैं। ट्री सबको इकट्ठा करके अनाउंस करता है कि अब काम पर लगने का टाइम आ चुका है। इसके बाद हमें 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इंपीरियल कैपिटल के बीच फ्यूगल एक बहुत ही कीमती स्टैचू को तोड़ देता है। बार जो हमेशा मौका देखकर काम करता है तुरंत सजेस्ट करता है कि पनिशमेंट से बचने के लिए किसी लड़की पर ब्लेम डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिली एक ऑफिस में खड़ी होती है, रेडी कि उस डिस्ट्रक्शन का ब्लेम खुद पर ले लेगी। तभी लक्स वहाँ पर आकर कहता है कि वो खुद सारी जिम्मेदारी लेगा। जैसे ही लक्स वहाँ से जाने लगता है, फिली उसे रोककर एक बिस्किट उसके मुंह में डाल देती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और वहीं से दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। मिस्टीरियस रंस के अचानक सामने आने के अगले दिन लक्स सबसे पहले फिली का हालचाल पूछता है। फिली के अंदर ड्यूटी का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगी। दूसरी तरफ लाइसा लक्स को एक अलग ही ले जाती है और उसके ड्रैग राइड के लिए एक नया ओवरप्राइड प्रोग्राम दिखाती है जो उसकी लिमिटर को हटा देता है, लेकिन वो लक्स को वार्न भी करती है कि अगर इस पावर का ज्यादा यूज किया गया तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। लक्स ये सब सुनकर भी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता। रंस के अंदर सब लोग इकट्ठा होते हैं और रैली अनाउंस करती है कि इन्वेस्टिगेशन में एरी उनकी हेल्प करेगी। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, एरी को सिल्व्ड इन्वायरमेंट के बावजूद प्लांट्स के एक फैंथ साइन मिलता है। नोडो अपना स्कैन करता है और बताता है कि यहाँ कोई पर एबिस क्रिएचर नहीं है। इसके बाद रैली ग्रुप का स्प्लिट कर देती है। कैस्टिलिया लक्स के साथ टीम बनाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन जब एरी उसे अकेले 3rd फ्लोर पर असाइन कर देती है तो कैस्टिलिया का मूड पूरा बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि अब लक्स के साथ रहने का चांस ही खत्म हो जाएगा, लेकिन लक्स जेंटलमैन बनकर उसे थोड़ी देर के लिए अपनी ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर दे देता है, जिससे कि कैस्टिलिया की उम्मीद वापस से जाग जाती है। एक्सप्लोरेशन के दौरान एरी लक्स को वार्न करती है कि वो नकुडो के साथ फ्लर्टिंग ना करे। नकुडो ये सुनकर थोड़ा सा स्कोप करती है और बोलती है कि लक्स ने कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तब लक्स नकुडो को एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे देता है, सिर्फ उसका मूड बेटर करने के लिए। तभी अचानक नूडो का रेडार एक्टिवेट हो जाता है। लक्स रबल को हटाकर देखता है तो नीचे एक लड़की सोई हुई मिलती है। उसी वक्त कुरीफर वहाँ पर आ जाती है और सब मिलकर उस लड़की
लड़की को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। कुरीफर को लगता है कि ये स्ट्रेंजर डेंजरस हो सकती है, इसलिए नकुडो को एरी को वहाँ से हटने का ऑर्डर देती है। जैसे ही कुरीफर उस लड़की के चेहरे को टच करती है और थोड़ी देर के लिए होश में आ जाती है, कुछ बोलती है और फिर वापस से सो जाती है। कुरीफर दोबारा उसे डांट कर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे एडमिनिस्टर कहकर बुला देती है। ये सुनकर कुरीफर कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब वो लड़की अपना नाम करिस बताती है और कहती है कि एक ऑटोमोशन है जिसका काम इन रन्स को सुपरवाइज करना था। वो बताती है कि उसकी मेमोरी वाइप हो चुकी है और वो कुरीफर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अकेला छोड़ के ना जाए। कुरीफर एक स्माइल के साथ क्रिस के साथ कहती है कि वो कभी नहीं जा रही है। ये सुनकर करिस चैन की सांस ले लेती है। उसके बाद करिस बताती है कि वो कुरीफर को रन्स के डाटाबेस से लिंक्ड एक एडमिनिस्टर के रूप में पहचानती है और अगर परमिशन मिले तो वो रन्स के बचे हुए फैक्शंस को एक्टिवेट कर सकती है। जब बाकी सभी लोग वापस आकर क्रिस से बात करने लगते हैं, तब कुरीफर चुपके से लक्स को अपनी टेंशन बताती है। वो कहती है कि क्रिस ने एक मिस्टीरियस क्रिएचर का जिक्र किया है जिसके पास उस पर सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन इस बात पर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि एरी लक्स के ग्रुप को 7th फ्लोर पर जाने का ऑर्डर दे देती है। आगे बढ़ने से पहले लक्स देखता है कि फिली की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। वो उससे कहता है कि उसे उठाकर ले चलेगा ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। दूसरी तरफ रॉयल कैपिटल में क्वीन और नोबल बार की रेबल आर्मी के खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ड्रैगनाइट की कमी होती है जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। रन्स के अंदर नूडो और एली एक भयानक डिस्कवरी करते हैं। उन्हें कैप्सूल्स मिलती है जिनके अंदर से एबेस क्रिएचर बंद होते हैं। ये देखकर फिली का बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाता है और एक ठंडी सी फीलिंग उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है और अंदर जाने पर हयास अपनी फ्लूट की मदद से एबेस को समन करती है। उसी वक्त लक्स को टिल्फर की मदद के लिए भागना पड़ता है। वहाँ पर उसकी फाइट एक डियाब्लो क्लास एबेस क्रिएचर से हो जाती है जिसमें लक्स अपने ड्रैगराइट सूट का एक ही हिस्सा खो देता है। इसी बीच क्रिस मालफंक्शन करने लगती है। कुरीफर लक्स को वार्न करती है कि जब भी कोई ऑटोमोशन ग्लिच करता है तो यूजुअली 3 गार्डियन एबेस क्रिएचर अवेकन हो जाते हैं। लक्स सजेस्ट करता है कि मिशन को अबॉर्ट कर देना चाहिए, लेकिन रिली कहता है कि अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एबेस पहले से फ्री हो चुके हैं। लक्स और रैली आपस में बहस करने लगते हैं, बिल्कुल एक डिस्कवर्ड कपल की तरह। लक्स और रैली आपस में बहस करने लगते हैं, बिल्कुल एक डिवोर्स्ड कपल की तरह। तभी इम्पेशेंट होकर फिली अपना ड्रैग राइट एक्टिवेट कर देती है और आगे निकल जाती है। लक्स तुरंत उसके पीछे भागता है। फिली को कैच करने के बाद लक्स और फिली एक अल्टर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो उसे टच करते हैं, दोनों टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही एक एबियस क्रिएचर लक्स पर चार्ज करता है। फिली अपनी टेंटिकल्स का यूज करके उसे रोकती है और फिर लक्स अपनी रिलोनिक ब्रस्ट स्किल का यूज करके क्रिएचर को खत्म कर देता है। सबको लगता है कि फाइट जीत ली गई है, लेकिन तभी लक्स के दिमाग में एक पुरानी यादें वापस आ जाती है। 5 साल पहले की यादें, जब इसी चर्च का यूज ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया था। लेकिन जब लक्स वहाँ पर फिली की इमेज भी देखता है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। जैसे जैसे लक्स रन्स के और अंदर गहरा जाता रहता है, तभी उसकी नजर दोबारा से फिली पर पड़ती है। लक्स जैसे ही उसके पास जाता है, फिली का चेहरा अचानक से बदल जाता है। उसकी आंखों में अंधेरा आ जाता है और वो धीरे से दूसरे एबियस के बारे में बोलने लगती है। तभी फिली की हाथ लक्स के गले पर खिंच जाती है, जिससे कि कोई डार्क और इविल पावर उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर चुकी हो। तब लक्स को पुरानी बात याद आ जाती है। काफी साल पहले जब फिली और उसका परिवार इंपीरियल कोर्ट छोड़कर जाने वाले थे, तब लक्स ने फिली से एक प्रॉमिस किया था कि वो एम्पायर को उसके लिए एक सेफ पैलेस बनाएगा। उस वक्त फिली थोड़ी सी इमोशनल हो गई होती है और गुड लक के लिए उसने लक्स को किस किया था, और वही पुरानी याद, वही किस फिली को माइंड कंट्रोल से बाहर ले आती है। तभी वहाँ पर हयास आ जाता है और वो पूरे सीन को एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखता रहता है। दूसरी तरफ रन्स के अंदर कुरीफर और लाइसा आसानी से एक एबियस को डिफीट कर देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। तब एरी उन्हें बताता है कि ओरेंस के डेप्थ के काफी करीब पहुंच चुके हैं, पर सरीस याद दिलाती है कि क्रिस ने कहा था कि अंदर जाने के लिए एक कीज चाहिए होगी। इधर लक्स गुस्से में हयासे से जवाब मांगता है। तब हयासे सच बता देती है कि फिली के अंदर एक रैग्नारोक सीड है जो उसकी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे ड्रेन कर रहा है और उसे लक्स को मारने पर मजबूर कर रहा है। हयासे ये भी बताता है कि इतनी पावरफुल सीड के बावजूद फिली ने काफी टाइम तक रेसिस्ट किया है, इसी वजह से उसे बार बार भयानक हेडेक्स हो रहे हैं। रात को लक्स फिली के पास बैठा होता है और उस डील के बारे में सोचता रहता है जो कि उसने हयासे के साथ की थी। इस डील के हिसाब से अगर कुरीफर रन्स को अनलॉक करे तो फिली को सीड के कंट्रोल से 2 दिन तक की फ्रीडम मिल जाएगी। जब फिली नींद से उठती है और उसे भूख लगती है तो लक्स खुद उसे खाना खिलाता है। फिर जैसे ही लक्स उसकी आंखों में रैग्नारोक का असर देखता है तो वो बाहर चला जाता है। बाहर एली लक्स से मिलती है और उसे याद दिलाती है कि
कि 5 साल पहले चर्च में उसकी मुलाकात हुई थी। रैली बताती है कि फिली को अकेडियन एम्पायर के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनाया गया था। लक्स ने उस वक्त उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तब भी सिड ने उसके अंदर धीरे धीरे जगह बना ली और एबियस बनती जा रही थी। रैली ये भी बताती कि वो इस आइलैंड पर कोर ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसे लगता है कि रंस की पावर उसकी बहन को बचा सकती है। बाद में लक्स अपनी जिंदगी के उस पल को याद करता है जब उसकी माँ की डेथ के बाद फिली ने उसे संभाला था और इमोशनल सपोर्ट दिया था। वो यादों में खो रहा होता है कि तभी लाइसा आकर उसे रोक देती है और बताती है कि उसके ड्रैग राइड पर एक बहुत ही रिस्की ओवर लिमिट अपग्रेड प्लान किया जा रहा है। हैरी थोड़ा सा डाउट में आ जाती है और पूछती है कि क्या ये सब करना सच में जरूरी है, लेकिन तभी उनकी बात फुगिल की आवाज से रुक जाती है जो कि क्लेम्स के थ्रू बोल रहा होता है। फुगिल बताता है कि अगर फ्लूइड को तोड़ दिया जाए तो रैग्नारोक को हरा दिया जाएगा, तभी फिली को बचाया जा सकता है। उसी समय लक्स फिली को उसके रूम के विंडो के पास खड़ी देखता है जो कि चुपचाप बाहर देख रही होती है। फिली लक्स से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतने दोस्त है कि तुम मेरे बिना भी खुश रह सकते हो। ये सुनते ही लक्स उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा क्योंकि तुम मेरी पूरी दुनिया हो। लक्स की बात को सुनकर फिली इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसका दिल लक्स के प्यार से भरा हुआ है। अगले दिन सब लोग रंस के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। लाइसा तैयार होती है दरवाजा तोड़ने के लिए क्योंकि करिस ये बताने से मना कर दिया होता है कि कीक कहां पर है। तभी वहां पर हो रही हलचल को देखकर कुरिफर अपनी एडमिनिस्टर एक्सेस का यूज करती है और दरवाजा को अनलॉक कर देती है, जिसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही अचानक कोइची की यादें वापस आने लग जाती है और बताती है कि उसका असली मिशन उन सभी को सजा देना है क्योंकि उन्होंने उसके मास्टर के साथ गद्दारी की थी। तभी हया से वहाँ पर आ जाती है और फ्लूइड का यूज करके फैली को उन सब पर छोड़ देती है। टीम तुरंत अपने ड्रैग राइड्स को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन करिस अननेम्ड फ्लूइड को समन कर लेती है ताकि सबका ध्यान बताया जा सके। फिली बिना एक पल गवाए कैस्टिलिया को ओवरपावर कर देती है और अपनी विसिप से कैस्टिलिया को कुरिफर दोनों को जोर से पटक देती है। अपने स्टूडेंट को मुश्किल में देखकर रैली उन्हें फैली की यूनिक पावर के बारे में वॉर्न करती है, जबकि एरी डिसाइड करती है कि वो फ्लूइड को अपने एडवांटेज में यूज करेगी। जब लगने लगता है कि सब कुछ हाथ से निकलने वाला होता है तभी फुगिल वहाँ पर आ जाता है एक अजीब सी मुस्कान के साथ, जैसे कोई फायरवर्क्स शो एंजॉय कर रहा हो। एरी सेकंड फ्लूइड बचाती है और इससे हयासे का फेली पर कंट्रोल टूट जाता है। हयासे गुस्से में रेटिलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन फेली खुद उसे रोक देती है। टीम को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, पर तभी हयासे फ्लूइड का यूज करके रैग्नारोक को समन कर लेती है। सब लोग मिलकर रैग्नारोक पर अटैक की बारिश कर देते हैं, लेकिन हर हिट के साथ वो और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उसे रोकने के लिए लक्स लाइसा को आवाज लगाता है और ओवर लिमिट का कंट्रोल मांगता है। लाइसा थोड़ी सी हेजिटेट होती है, लेकिन फिर ट्रांसफर शुरू कर देती है। इधर लक्स पूरी ताकत से रैग्नारोक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नॉन स्टॉप अटैक लक्स को ओवरवेल्म करने लगते हैं। तभी लक्स के दिमाग में फुगिल की मॉकिंग आवाज गूंजने लगती है, जो उसे याद दिलाती है कि वो पहले कितना कमजोर हुआ करता था। अपने दांत किटकिटाते हुए वो डिसाइड करता है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही लाइसा लक्स को सिग्नल देती है, तभी पूरे कियोस के बीच फिली की आवाज गूंज उठती है। फिली लक्स से कहती कि अपने सपनों के लिए लड़ो। ये सुनते ही लक्स के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। वो खुद को फ्री करता है, ओवर लिमिट को एक्टिवेट करता है और बेहेमथ की पूरी पावर को रिलीज कर देता है। अब लक्स रैग्नारोक पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं हो। रैग्नारोक को देखते ही देखते वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सब देखकर हयासे बहुत ही शौक में आ जाती है, जबकि फुगिल शांति से उनके पास खड़ा होता है और कहता है कि अगर एक सुपर चेंज्ड रैग्नारोक भी लक्स को नहीं हरा सका तो इसका मतलब ये फाइट पहले ही खत्म हो चुकी होती है। उसी समय फिली लक्स के रूम में आती है एक हल्की सी मुस्कान के साथ। वो लक्स को बताती है कि अब फ्लूइड के कंट्रोल को रिसिस्ट कर सकती है। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड होता है। वो लक्स का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने अपने प्रोमिस को निभाया। कुछ दिन के बाद उठने के बाद लक्स खुद को एक और पार्टी में फंसा हुआ पाता है। इस बार पार्टी उसकी फर्स्ट रिकवरी के सेलिब्रेशन के लिए होती है, लेकिन लक्स ऑलरेडी थक चुका होता है और क्लियरली बोल देता है कि उसे अब और सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। पर लड़कियां उसकी बात को ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे लॉन्ग टर्म्स और कंडीशन स्किप कर देते हैं और पार्टी फुल ऑन चलती रहती है। इसी बीच रैली भी वहाँ पर आ जाती है। लक्स तुरंत उसे आइलैंड के बारे में पूछता है कि एडवेंचरर के बाद वहाँ पर क्या हुआ। रैली कैजुअली बताती है कि उसे एक हैवी फाइन देना पड़ा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। उस रात बाद में पूरी टीम मिलकर फाउंडेशन फेस्टिवल की प्लानिंग करने लगते हैं। लाइसा लक्स से बात करना चाहती होती है, लेकिन तभी कुरिफर एकदम से स्मूथली डेट का प्रपोजल डाल देती है। उसके बाद करिस बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि कैस्टिलिया पहले से ही फ्रेंडशिप पैकेज बुक कर चुकी होती है। तभी फिफिल भी डिस्कशन में आ जाती है। अब लाइसा को समझ में आ चुका होता है कि अगर उसने और वेट किया तो लक्स उसके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए
वो सबके सामने अनाउंस कर देती है कि फेस्टिवल के लिए लक्स उसका होगा। ये सुनते ही लक्स बुरी तरीके से नर्वस हो जाता है, जैसे वो किसी हैरम सर्वाइवल गेम में फंस चुका हो। तभी रैली सिचुएशन संभाल लेती है और अनाउंस करती है कि ट्रेनिंग कैंप में जिस लड़की ने उसे सबसे ज्यादा मेहनत की होगी, फेस्टिवल डेट उसी को मिलेगी और प्राइज होता है लक्स का। अगले दिन लक्स अपनी बहन एरी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। एरी कैजुअली बताती कि फेस्टिवल में एक ऑल ड्रैग नाइट टूर्नामेंट भी होगा। अलग अलग नेशन के नोबल्स इसमें फाइट करेंगे और जो जीतेगा उसे एशियन ट्रांस को एक्सप्लोर करने का हक भी मिलेगा। रैली लक्स को एडवाइस देती है कि वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखे, क्योंकि वो अभी अभी मौत के बिल्कुल करीब से वापस आया है। साथ ही वो कैजुअली ये भी बता देती कि अकाडियन एम्पायर से बहुत ही खतरनाक ड्रैग नाइट भाग चुका है, जो आगे चलकर ट्रबल क्रिएट कर सकता है। थोड़ी देर के बाद लक्स खुद को एक अजीब सी सिचुएशन में पाता है, जहाँ उसे एक सेकंड रेट बटलर जैसे कपड़ों में तैयार किया जाता है। लक्स जब शरीर से वजह पूछता है तो वो बिना किसी टेंशन में कहती है कि जब तुम कैस्टिलिया के साथ डेट पर चल रहे हो तो कम से कम लुक जैसा होना चाहिए जैसे तुम किसी 5 स्टार जगह का हिस्सा हो। डेट के दौरान लक्स और कैस्टिलिया अलग अलग स्टॉल पर ट्राई करते हैं। कैस्टिलिया इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो थोड़ी लड़खड़ाने लगती है। आखिर में दोनों एक शान से फाउंटेन के पास बैठ जाते हैं, जहाँ पर कैस्टिलिया धीरे से बोलती है कि वो भी लक्स की तरह प्यार पाना चाहती है, क्योंकि लक्स हर किसी का फेवरेट बन चुका होता है। लक्स थोड़ा सा मोडेस्ट बनकर कहता है कि शायद ये उसकी पर्सनैलिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन कैस्टिलिया उसकी बात को लाइटली मजाक में उड़ा देती है। जब लक्स कैस्टिलिया को संभालने के लिए आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा स्टम्बल हो जाता है और मोमेंट ऑकवर्ड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कैस्टिलिया का टाइम खत्म हो जाता है और लक्स अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाता है, जो होता है नोबल बेल। वहाँ कुरिफर एक इतनी स्टम्पिंग ड्रेस में होती है, लक्स कुछ पल के लिए बोलना ही भूल जाता है। कुरिफर लक्स को डांस सिखाने का ऑफर करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि लक्स का पास्ट काफी सिंपल है। बालकनी पर जाकर दोनों अल्टर को छुपकर देखते हुए पकड़ लेते हैं। कुरिफर अपनी मैसिव नेचर के साथ जानबूझकर एक फेक स्माइल ड्रामा करती है ताकि अल्टर जेलस हो जाए। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और लक्स शॉक और एक्साइटमेंट के मिक्स इमोशन में रह जाता है। एक और आउटफिट चेंज के बाद लक्स की मुलाकात फैली से हो जाती है। दूर से रैली उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है, जैसे कोई प्राउड गार्डियन हो। बाकी लड़कियों की तरह बातें घुमाने की बजाय फीली लक्स को एक शांत चर्च में ले जाती है और लक्स को अपनी गोद में सुला देती है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। लक्स वहाँ पर अपनी जिंदगी की सबसे शांत और सुकून भरी नींद लेता है। बाद में जब लक्स वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात लाइसा से होती है, जो अभी भी थोड़ी सी इमोशनल होती है, क्योंकि उसे पहले इग्नोर कर दिया गया था। लक्स कुछ बोल ही पाता उससे पहले ही लाइसा अपनी बड़ी बात कह देती है। वो लक्स से कहती है कि वो चाहती कि लक्स उसका नाइट बने। लक्स लाइसा से कहता है कि वो एक क्रिमिनल और फॉर्मर प्रिंस रह चुका है, मतलब हर एंगल से देखा जाए तो वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन लाइसा उसकी बात को सीरियसली लेने की बजाय अचानक से गाना शुरू कर देती है, जिससे लक्स और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन एरी लक्स को क्लॉक टावर पर बुलाती है और एक और प्लीज जिंदा रहना टाइप क्रिएचर देने के लिए, और जैसे ही उसे असासिन ब्लेड के बारे में वॉर्न करती है तभी वहाँ पर एक डार्क फिगर अपीयर हो जाता है। वो मिस्टीरियस लड़की अपना नाम ओरोका बताती है और वो खुद को अकाडियन एम्पायर की सपोर्ट एक्सपर्ट कहती है। वो लक्स को मास्टर कहकर बुलाती है, जिससे कि लक्स का दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है। लक्स ये डिसाइड कर रहा होता है कि भागना चाहिए या फिर शर्माना चाहिए। तभी एरी उसे वापस रियलिटी में खींच लेती है। लक्स क्लियरली यूरोका को बोल देता है कि वो इस मास्टर वाली बात को यहीं पर रोक दे, क्योंकि वो भी नॉर्मल लाइफ और बेसिक राइट्स को इम्पोर्टेंस देता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात लक्स शांति से बात ले रहा होता है, तभी यूरोका बिना किसी वार्निंग के उसके पास आ जाती है। लक्स बुरी तरीके से घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, जबकि बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है। यूरोरा बिल्कुल काम रहते हुए लक्स से पूछती है कि क्या वह एम्पायर को ओवरथ्रो करके आइडिया को रिस्टोर करना चाहेगा। लक्स सीधा मना कर देता है और ओरोका का रिएक्शन ऐसे होता है जैसे कि उसका सिस्टम हैंग हो चुका हो। तभी अचानक कैस्टिलिया का स्नीक अटैक आता है, जिसे कि यूरोका तुरंत डिफ्लेक्ट कर देती है। इसी के साथ एक फुल ऑन गर्ल फाइट शुरू हो जाती है। यूरोका लाइटनिंग स्पीड में फ्लाई की ड्रैग राइड हाईजैक कर लेती है और सिचुएशन बिल्कुल क्योटिक हो जाती है। इसी बीच यूरोका एक सीक्रेट प्लान का हिंट देती है, जो एम्पायर की किस्मत को बदल सकता है, और फिर बिना किसी ज्यादा बोले रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। फेस्टिवल के लास्ट दिन लाइसा अपना स्पीच रिलीज कर देती है और लक्स का इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद लक्स अपनी यूजुअल काम स्माइल के साथ वहाँ पर पहुँचता है। लाइसा उसे याद दिलाती कि उसने पहले उसे नाइट बनने का प्रपोजल दिया था, लेकिन साथ ही ये भी कहती कि कोई जल्दी नहीं है, वो आराम से अपना डिसीजन ले सकता है। दूसरी तरफ हया से एक रन के अंदर यूरोका
सोनिका और एक नई ऑटोमोनस के साथ खड़ी होती है। यूरोका जब अपना काम शुरू करने के लिए वहाँ पर चली जाती है, तब सोनिका हयासे से उसकी लॉयल्टी पर शक उठाती है। हयासे बिना किसी टेंशन के कहती है कि ऑटोमोनेशन बिल्कुल ऑर्डर फॉलो करती है, जैसे एक डिस्ट्रक्टिव डोल होता है। इसी बीच लक्स और एरी को कैपिटल में होम वाली एक इम्पोर्टेंस कन्वेंशन के लिए समन कर लिया जाता है। कैपिटल में हुई मीटिंग में नोबल सबके सामने सच रख देते हैं। वो बताते हैं कि बाहर गिरे हुए किंगडम अडानिया को दोबारा से जिंदा करना चाहता है, रियल आर्मी के साथ ही ये भी पता चलता है कि विलेज के पास 100 से ज्यादा एबेस क्रिएचर डिटेक्ट हुए हैं। अब लक्स को एक बहुत ही रिस्की टास्क दिया जाता है, उसे डिकोय बनाकर एबेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और साथ ही उन्हें कंट्रोल करने वाली फ्लूइड को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनते ही एरी प्रोटेस्ट करती है और कहती कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर वो डील को थोड़ा सा स्वीट कर देती है। अगर लक्स ये मिशन को एक्सेप्ट करता है तो आइलैंड इंसिडेंट के सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे। साथ ही लक्स को एक बोनस मिशन भी दिया जाएगा जिसमें वो उस ऑल ड्रैगन टूर्नामेंट जीतेगा। एरी की टेंशन के बावजूद लक्स दोनों मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वापस जाते वक्त एरी लक्स से पूछती है कि जब उसकी डिवाइन ड्रैग राइड में सिर्फ 12 मिनट ही बचे होते हैं तो वो कैसे जीतेगा। लक्स उसे तसल्ली देता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा और साथ ही एरी से माफी भी मांगता है क्योंकि वो बार बार उसे चिंता में डाल देता है। बाद में लक्स लाइसा के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक नॉर्मल ड्रैग राइड को अपग्रेड करने में मदद करें ताकि उसे बहामत पर इतना डिपेंड ना रहना पड़े। लाइसा मदद के लिए मान जाती है, लेकिन उनकी बात तब रुक जाती है जब लक्स यूरिका को देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। लक्स यूरिका से सीधा सवाल करता है कि जब एडिया का किंगडम गिर चुका है तो अब भी उसके लिए लॉयल क्यों है। तब यूरिका अपना पास्ट शेयर करती है। वो बताती है कि वो बचपन से ही बिना किसी रिग्रेट के असासिनेट कर सकती थी, इसी वजह से सोसाइटी ने उसे अलग कर दिया, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सिर्फ अपने काइंड हार्टेड ट्विन ब्रदर से इमोशनली जुड़ी हुई थी। बाद में जब दोनों कैप्चर हो चुके होते हैं तो यूरिका के भाई को लक्स के पिता ने होस्टेज बना लिया। उसे फोर्स किया गया कि अडानिया के लिए काम करे ताकि उसे ट्विन की जान बचाई जा सके। आखिरकार उसका भाई मर जाता है, लेकिन यूरिका आज भी उसकी याद में अडानिया को रिस्टोर करना चाहती है। लक्स इस इमोशनल स्टोरी से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता और उसे वार्निंग देता है कि वो ट्रबल क्रिएट ना करे। इस पर यूरिका भी उसे एक छुपी हुई धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन री लक्स और बाकी सभी को टूर्नामेंट से पहले फाइनल ब्रीफिंग के लिए बुलाता है। कैस्टिलिया, कुरीफर और फिली अपने मैचेस में स्ट्रॉन्ग विंस ले लेते हैं जिससे सबका मोरल हाई हो जाता है। अब सबको लगता है कि अगर लाइसा और लक्स अपने रिस्पेक्टिव मैच जीत जाते हैं तो विक्ट्री पक्की है। बिल्कुल सही टाइम पर लाइसा लक्स का मैच देखने के लिए आ जाती है। लक्स अपने डुएल जल्दी से खत्म कर चुका होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब ड्यूटी उसे कहीं और पर बुला रही है। जब लक्स अपने सेकंड मिशन के लिए निकल जाता है उसी वक्त लाइसा टूर्नामेंट में एक टैग टीम मैच फाइट कर रही होती है। मैच के बीच अचानक उसकी ड्रैग राइड मैन्युफैक्चर कर जाती है और कंट्रोल के बाहर जाकर क्राउड की तरफ फायर कर देती है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तभी कुरीफर आगे आती है और अपने फ्रीज एबिलिटी का यूज करके पूरा कियोस को रोक देती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लाइसा को पब्लिक बिहेवियर की वजह से वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ फील्ड में लक्स एक विलेज के पास पेट्रोल कर रहा होता है, तभी उस पर सोनिका अटैक कर देती है। वो पहले एक पावरफुल फायर अटैक को लॉन्च करती है और फिर फ्लूइड का यूज करके एबेस मोस्टर की पूरी हॉर्नेट को समन कर लेती है। लक्स उन मोस्टर को सीधा फाइट करने की बजाय उन्हें ब्रूइजर के शोल्डर की तरफ ल्योर कर देता है, जहां आर्मी उन्हें हैंडल कर लेती है। बाद में बुरीगर लक्स का शुक्रिया अदा करता है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है। कैपिटल में लड़कियों को लक्स के मिशन के बारे में पता चलता है। कुरीफर को शक होता है कि शायद से यूरिका रिमोटली ड्रैग राइड को कंट्रोल कर रही है। वो प्रपोज करते कि यूरिका को ढूंढकर सच सामने लेकर आया जाए ताकि लाइसा का नाम क्लियर हो सके। इधर लक्स का रेस्ट ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। अचानक एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और पूरा कैंप ही हिल जाता है। रेबेल आर्मी बुगरीजर की फोर्स पर सरप्राइज अटैक कर देती है। लक्स को समझ में आ जाता है कि ये उनका असली प्लान था, टूर्नामेंट के बाद आर्मी को वीक करना, और ये सोचते ही लक्स तुरंत एक्शन में आ जाता है। इसी बीच नूडो अनाउंस करता है कि फुल स्केल इन्वेंशन की वजह से टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया है। लक्स जल्दी से बाहर पहुंच जाता है और उसे एक्यूज करता है कि वो किसी फोर्जन पावर का पैन बन चुका है। बार इस बात को लाइटली लेता है और सीधा कह देता है कि वो थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। बार लक्स को पीछे धकेल देता है, लेकिन तभी फाइट रुक जाती है। एक टाइटन क्लास रन वहाँ पर अपीयर होता है। बार रिवील करता है कि एक मैनेड वेपन है जिसे अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है। अब लक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो बहामत एक्टिवेट कर देता है ताकि इस थ्रेड को एक बार में ही खत्म किया जा सके। जब लक्स उस बड़े से मैकेनिकल वॉरियर की तरफ बढ़ता है तब बार उसका रास्ता रोक देता है। उसका प्लान होता है कि लक्स को इतनी देर तक उलझाए रखना कि बहामत का 12 मिनट लिमिट खत्म हो जाए। दोनों हवा में ही एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। बार एक क्लीन हिट लैंड करता है और लक्स के आर्मर को काट देता है, लेकिन
तभी उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक डेकोय था। असली लक्ष्य वापिस से अपीयर होता है, एक फास्ट काउंटर अटैक से बार को दूर जाकर गिरा देता है। उसी वक्त लक्ष्य के कम्युनिकेटर में एरी की आवाज आती है, जो कि उसे लाइसा की सिचुएशन के बारे में अपडेट देती है। इसी दौरान रॉयल प्रिजन के अंदर सोनिया लाइसा की एक सेल में आती है। उसके चेहरे पर चमक मुस्कान होती है और लाइसा को धमकी देती है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो जायंट वॉरियर पूरे किंगडम को कुचल देगा। लाइसा मना कर देती है और साफ कह देती है कि उसका भरोसा सिर्फ लक्ष्य पर है। ये सुनते ही सोनिका उसका मजाक उड़ाने लगती है और जानबूझकर उसे नीचा दिखाना चाहती थी। बात और बिगड़ने वाली होती है कि तभी लक्ष्य वहाँ पर आ जाता है। लाइसा अपनी पहली गलती को याद करके शर्मिंदा हो जाती है और लक्ष्य से माफी मांगती है, लेकिन लक्ष्य उसे समझाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बैटलफील्ड पर बाकी लड़कियां पहले से जायंट वेपन पर अटैक कर रही होती है। सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। हयासे अपनी क्रिएशन को लेकर और ज्यादा काफी कॉन्फिडेंट हो जाती है और उसे लगता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी लाइसा और लक्ष्य भी बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं। हयासे लाइसा को वापिस से देखकर उसका मजाक उड़ाती है और उसकी स्ट्रेंथ पर सवाल करती है। लक्ष्य और लाइसा दोनों मिलकर एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से जायंट पर अटैक करते हैं और बाकी सबको भी साथ देने के लिए बोलते हैं। जायंट के कॉकपिट के अंदर ऑटोमन सिस्टम एरर रिपोर्ट देता है। ये सुनते ही हयासे थोड़ी सी पैनिक करने लगती है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई होती है। इसी बीच रेबल फोर्सेस कैपिटल के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य सिचुएशन को संभाल कर कोरिफर और फिफिल को ऑर्डर देता है कि वो एबियस और गार्गोइल्स की सिटी में डिफेंड करें और वो खुद लाइसा के साथ मिलकर वॉरियर को संभालने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, एक जोर का ब्लास्ट पूरी कैपिटल को हिला देता है। थोड़ी देर के बाद हयासे एक बार फिर से वापस आती है, लेकिन इस बार वो एक डिवाइन ड्रैग राइड को पायलट कर रही होती है। दूसरी तरफ सोनिका शहर की गलियों में घूम रही होती है, किसी नए शिकार की तलाश में। तभी कैस्टिलिया उसके सामने आ जाती है और दोनों के बीच का पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ जाता है। बैटलफील्ड पर लाइसा और हयासे के बीच डायरेक्ट टक्कर होती है। दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा फेरस होती है कि आसमान तक कांपने लगती है। वहीं लक्ष्य को यूरोको मिलती है। यूरोको लक्ष्य को बताती कि अब वो हयासे का साथ देगी और एक नया एम्पायर बनाने में मदद करेगी, क्योंकि लक्ष्य ने उसकी ऑफर को ठुकरा दी थी। लक्ष्य उसकी बातों में कोऑर्डिनेशन निकालता है और उसे याद दिलाता है कि वो उस किंगडम के लिए क्यों लड़ रही है, जिसने उसके भाई की जान ली थी। इस पर यूरेका मान लेती कि उसने लक्ष्य की सिंपैथी पाने के लिए अपने पास स्टोरी के कुछ हिस्सों को थोड़ा बदल कर बता दिया था। हाँ, उसके भाई की अकाडिया में मौत हुई थी और ये बात सच थी और वही उसके गुस्से और लॉयल्टी की सबसे बड़ी वजह थी। लक्ष्य उसे एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करता है और बताता है कि लाइसा जैसे लोगों ने रिवेंज के बिना भी अपनी जिंदगी में शांति और पर्पस पाया है। लेकिन यूरेका अपना फैसला नहीं बदलती और लक्ष्य पर अटैक कर देती है। लड़ाई के दौरान लक्ष्य उससे कहता है कि पास्ट को छोड़ दे और फिर से वही लड़की बन जाए जिसे उसका भाई प्यार करता था। यूरेका एक पल के लिए हिचकिचाती है और लक्ष्य इस मौके का फायदा उठा लेता है। वो एक पावरफुल अटैक करता है और यूरेका को आसमान में नीचे गिरा देता है। यूरेका जमीन पर गिरती हुई आ रही होती है और लक्ष्य उससे पूछता है कि तुम अकाडिया के रजिस्ट्रेशन के इतने खिलाफ क्यों हो। लक्ष्य शांत तरीके से बताता है कि उसने खुद अकाडिया को बर्बाद करने में मदद की थी और रॉयल फैमिली की क्रूएल्टी और पावर की गलतियों से बिल्कुल नफरत करता था। तभी अचानक जायंट वॉरियर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और कैपिटल पर एक भयानक अटैक की तैयारी करने लगता है। हयासे लाइसा को जोर से साइड में धक्का दे देती है और कहती कि अब ये लड़ाई हार चुकी है। लेकिन लक्ष्य बीच में ही लाइसा को पकड़ लेता है और डिसाइड करता है कि अब इसे यहीं पर खत्म करना होगा। जैसे ही जायंट वेपन फायर करने वाला होता है, तभी यूरेका अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है और एक सरप्राइज अटैक उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। कोर बंद होते ही जायंट वॉरियर भी वहीं पर शट डाउन हो जाता है। ये देखकर हयासे गुस्से से पागल हो जाती है और अपना आखिरी डिस्परेट अटैक करती है, लेकिन इस बार लक्ष्य उसे रोक लेता है और एक पावरफुल बो के साथ उसे हरा देता है। इसी के साथ ये लंबी लड़ाई फाइनली खत्म हो जाती है। शाम को लाइसा चेयरिंग क्राउड के सामने अपना स्पीच देती है और ऑफिशियली लक्ष्य को अपना नाइट अनाउंस कर देती है। सेलिब्रेशन के दौरान लक्ष्य उसे भरोसे के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक कोने में फ्यूकल खड़ा होता है, हाथ में ब्लैक सोर्ड लिए हुए। वो बिना कुछ कहे लक्ष्य को देखता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। रात आगे बढ़ती है और लाइसा लक्ष्य से अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि लक्ष्य ऑलरेडी बाकी लड़कियों के साथ घिरा हुआ है। उनमें यूरेका भी होती है जो कि काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी होती है। इस तरह एकेडमी की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जहाँ पर हर कोई लक्ष्य के अराउंड रहना चाहता है। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।